हेपेटाइटिस के बारे में सुना है, जॉन्डिस के बारे में सुना है। कितने टाइप की होती है? 5 टाइप। कितने टाइप की होती है? 5 टाइप। क्या है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। 5 टाइप की। और मेनली क्या है? मेनली रीजन पे कौन है? वायरल है, ठीक है, ड्यू टू वायरस, ठीक है। क्या सिर्फ इकलौता यही रीजन है? क्या सिर्फ और सिर्फ वायरस की वजह से होती है? आंसर इज नो। बहुत सारे रीजन मेरे पास ऐसे भी है जिनमें क्या है, मेरे पास वायरस क्या है, नॉन वायरल हेपेटाइटिस भी मेरे पास। अब इसका मतलब क्या है? याद है मैंने आपको फैटी लीवर की एक बात कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी? फैटी लीवर की एक कंडीशन बताई थी। क्या होता है कि एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ, क्या होता है, एक्सट्रीम कंजप्शन ऑफ अल्कोहल किसके रिजल्टेंट में आता है? लीवर इन्फ्लेमेशन। आ जाओ जाओ कि आपके लीवर में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। जब आप क्या करोगे, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंजप्शन करते लोग, इवन उस कंडीशन में क्या होगा, आपके लीवर में सूजन आ जाएगी एंड दिस विल रिजल्टेड इनटू फैटी लीवर। दिस विल रिजल्टेड इनटू फैटी लीवर। लेकिन हमने इसके साथ साथ किसकी बात की थी? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बात की थी। कि क्या होता है आजकल जो क्या है, यंग जनरेशन एंड चिल्ड्रन मोस्टली क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं जंक फूड का। अच्छा, आप लोगों को पता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जंक फूड एंड फास्ट फूड? क्या फर्क होता है जंक फूड में और फास्ट फूड में? 2 मिनट की मैगी नूडल क्या है? इंस्टेंट फूड है या फिर क्या है? सॉरी, फास्ट फूड है या फिर जंक फूड है? और बनाना? जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या हो? बिल्कुल लो हो, ठीक है, जिसमें प्रोटीन्स बहुत कम हो, ट्रांस फैट बहुत ज्यादा हो, दे आर कैटेगराइज्ड एज जंक फूड। बहुत ज्यादा ऑयली हो, ठीक है, और जिनको आप क्या करो, बहुत फास्ट कंज्यूम कर लो, दे आर नोन एज फास्ट फूड। अगर आप एप्पल भी खा रहे हो ना, छील के जल्दी से, आपने क्या किया, एप्पल को डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, बनाना को पील ऑफ किया, खा गए, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो लोग नहीं खाते, बट बहुत सी जगह पे क्या, बनाना को उसके साथ खाया जाता है, छिलके के साथ। दे कैन ईट दैट। साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहा, आउटसाइड इंडिया की बात है। तो फास्ट फूड मेरा उसका कैटेगराइजेशन होता है। तो ध्यान रखना है, जितनी भी मैगी, चाउमीन और ये सब चीज किसका पार्ट है? दे आर कैटेगराइज्ड एज जंक फूड, फास्ट फूड नहीं है। उनको पता नहीं है, जो स्टॉल लगा के रखते हैं फास्ट फूड की स्टॉल, दैट इज नॉट द फास्ट फूड। जिसको आप क्या करो, फास्ट कंज्यूम कर लो, जल्दी कंज्यूम कर लो, बट इट सर्टेन हैव सम न्यूट्रिशन वैल्यू, और जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो, बिल्कुल जीरो हो, वेरी बेयर मिनिमम न्यूट्रिशन वैल्यू, देन इट इज नोन एज जंक फूड। जंक फूड का कंजम्पशन हो गया है। और चिल्ड्रंस हैविंग ओबेसिटी, मोटापा है जिन बच्चों का, ठीक है। मोटापा किस वजह से हो सकता है? क्या मोटापा एक बीमारी है? मोल न्यूट्रिशन की है और न्यूट्रिशन की बीमारी है? ओवर न्यूट्रिशन की। स्टार्टिंग में बताया जब हम बायोटिक स्टार्ट करते हैं, किसकी वजह से होता है? ओवर न्यूट्रिशन की वजह से ओबेसिटी होता है। एंड ये क्या करेगा, ये कुछ टाइम के बाद में इट विल रिजल्टेड इनटू इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। किसे बदलेगा ये? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर में सूजन आ जाएगा। अब तक क्या माना जाता? अब तक सिर्फ यही माना जा रहा था कि भाई क्या है, अगर फैटी लिवर है मतलब क्या होगा, सामने वाला अल्कोहल कंज्यूम कर रहा होगा, स्मोकिंग कर रहा होगा। बट अभी रिसेंट में सिम्टम्स क्या हुए? सिम्टम्स छोटे छोटे बच्चों में, अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल के कम बच्चों में भी क्या है, नो फैटी लिवर की कंडीशन देखी गई है, ड्यू टू द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, एंड देन दिस विल रिजल्टेड इनटू इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। और अगर मेरे पास फैटी लिवर है तो देयर विल बी हाई चांस
देयर विल बी वेरी हाई चांस कि मुझे क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस कैसा होगा, नॉन वायरल वाला। कैसा होगा, नॉन वायरल वाला। इसके अलावा मुझे किसी और तरीके से हेपेटाइटिस हो सकता है, यस। मदर से चिल्ड्रन में भी हो सकता है, ये भावना में भेज दूंगा। इसके अलावा जो बात बता रहा हूं वो लिख लो, ज्यादा ये वाला कॉपी मत करो, जो मैं बोल रहा हूं वो वाला लिख लो, ये वाला मैं भेज दूंगा। क्या इसके अलावा मेरे पास कोई और कंडीशन है जिसमें मेरे पास हेपेटाइटिस हो सकता है, यस। मदर टू क्या हो सकता है, चिल्ड्रंस में, और या क्या यंग वंस में, जो बिल्कुल नए पैदा हुए मतलब बच्चे हुए, उनमें भी क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तरीके पता चले किन किन तरीकों से होता है। वायरल लोड की वजह से 5 टाइप का होगा, ABCDE। ठीक है, और क्या होगा, मोस्टली वायरल की वजह से हर्पीज वायरस। एंड देन क्या होगा, हेपेटाइटिस होगा। इसके अलावा फैटी लिवर भी रिस्पॉन्सिबल है। फैटी लिवर के लिए 2 कंडीशंस है, वन इज अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो मोस्टली क्या होता है, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल की वजह से होता है। सेकंड है मेरे पास नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ कॉमन सेंस की, जो मेरे पास अल्कोहलिक फैटी लिवर है वो किस एज में होगा, किस एज में होगा, 18+। ठीक है, अच्छा शराब पीने की उम्र क्या है, गवर्नमेंट का कुछ तो रूल होगा ना, व्हाट इज द एज टू कंज्यूम अल्कोहल। कितनी है, मुस्कान मुझे बताओ, मुझे नहीं बता रहा। आप कितने बता रहे हैं, संध्या, संध्या नाम है, कितने बता रहे हैं। क्या सेंटर की रूल होती है, सेंटर का नहीं होता है, बिकॉज लिकर किसका है, स्टेट का पार्ट। और स्टेट क्या है, अपनी एज अलग अलग बनाएगा। तुम्हें जान के हैरानी होगी कि वोट डालने की उम्र कितनी है, शादी करने की 21 और 18, शराब पीने की हरियाणा में 25 साल। अगर आप ठेके में मिल जाते हैं पुलिस को और आप अंडर एज हैं तो आपको उठा के ले जा सकती है। सब स्टेट का अलग अलग, दिल्ली में 25 है, गोवा में कितनी होगी, 18, 18 नहीं, वहां भी 25। गुजरात में, बिहार में, वहां बैन है। गुजरात और बिहार दोनों जगह बैन कर रखा है। वहां पे आप चाहे 50 को तब भी नहीं खरीद पाओगे। राजस्थान में कम है। ठीक, तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, बना सकता है। अच्छा, लैंग्वेज वगैरह हम बदल सकते हैं क्या, स्टेट अपनी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बदल सकता है, तो बदल सकते हैं। चलो छोड़ो। तो मेरे ख्याल से अल्कोहलिक फैटी लिवर की एज क्या होगी, मतलब एक सिंपल सी बात है कि मतलब क्या होगी, यंग एज में नहीं होंगी एक। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की क्या एज हो सकती है, कोई भी एज, किसी भी एज में हो सकता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ठीक है, इट्स डिपेंड, छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, आगे के टाइम में तुम्हारे जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनको वो प्लास्टिक वाले टॉयज नहीं देने, पैक प्लास्टिक वाले, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। दूसरा क्या है, अच्छा एक चीज और, डायपर सब यूज करते हैं, डायपर यूज करते हैं, क्या डायपर से भी नुकसान है, क्या नुकसान है, रैसेस हो जाएंगे, रैसेस तो ठीक हो जाएंगे, और कोई नुकसान, बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगी। और वो तो ग्रोथ ये कहते हैं ना कि अरे भाई छोटा साइज का क्यों पहना रहे, बड़े साइज का पहना लो, ग्रोथ कहां रुकेगी। है किसी के पास और कोई है रीजन, देखो एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, बेबी के पेट में मसल्स वगैरह, वो बहुत सारी मसल्स क्या हो जाती हैं, डेवलप होने से पहले क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय। ठीक है, इवन मैन तो बहुत सारे बार क्या हो सकता है कि बहुत सारे जो नीचे का हिस्सा क्या है, अच्छे से डेवलप ना हो। ठीक है, इवन इवन इतना तक माना गया है कि इट विल इंपैक्ट द सेक्सुअल हेल्थ ऑल्सो। ग्रोथ की बात तो करते ही करते हैं, ग्रोथ और उनको करेगा। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है कि क्या सर डिस्कार्ड कर दें, व्हाट इज द सॉल्यूशन,
वापस उसी पे आ जाएं। ठीक है, कम से कम ये वाला तो इतना तो है कि जो स्मेल आ रही है वो उठाया और फेंक दिया, यूज एंड थ्रो। वहां पे उसको धोना पड़ेगा, कौन धोएगा भाई? ठीक है, तो व्हाट इज द पार्ट, क्योंकि पुरुषों का तो वैसे देखिए हमने पैदा कर दिया, तो सारे पापा लोग कितने बच्चे संभालते हैं। पड़ोस के भी कोई आ जाता, पड़ोस का भी कोई आ जाता है, तो समझ सिंपल इशू क्या रहता है, वो लोग मम्मी को संभालने पड़ेंगे। डिस्कार्ड करने की बात नहीं। और दूसरा क्या है, दूसरा आजकल जितने भी चीजें क्या है वो याद है, रोडामाइन भी, रेड कलर के जितने भी आइटम है, चाहे चिल्ली पनीर हो, ठीक है, चाहे आप लोग वो खाते हो चिल्ली पोटैटो खाते हो, उनमें जो रेड कलर का है दैट इज ऑल्सो द कैंसरस पार्ट। ठीक है, और जितने भी रेड वेलवेट खाते हैं सबको कैंसर होगा, उन चीजों को अवॉइड करो। ठीक है, ये इसलिए पढ़ाई जा रही है। रोडामाइन भी मिला ना उसमें, कलर सिंथेसिस होता है, फूड ग्रेड का, फूड ग्रेड वाले ही कार्सिनोजेनिक एलिमेंट मिले है स्वीट्स वगैरह में। अब आप लोग क्या कहते हो कि चांदी की वर्क डाली हुई है किस पे, काजू कतली पे, चांदी है वो, एल्यूमिनियम है, पतला एल्यूमिनियम फोil चिपका रहे हैं। छोड़ो उन चीजों को, वापस बैक टू दिस वन। ठीक है, अच्छा क्या इसके अलावा और कोई भी हो सकता है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर मेरा क्या हो जाए, किसी भी एज में हो सकता है। क्या इसके अलावा और कोई रीजन है? यस, इसके अलावा जितने भी रीजन है मेरे पास किसके, फैटी लिवर होने के, या फिर मेरे किसके होने के, इन्फ्लेमेशन इन लिवर, लिवर इन्फ्लेमेशन के। लिवर में सूजन आने के, वो सारे रीजन भी क्या हो सकते हैं, हेपेटाइटिस को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया कि मेरा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, गलती से अपने आप टारगेट हिट कर रहा है किसको, लिवर की सेल्स। ठीक है, बट लिवर का क्या, लिवर का अपना खुद का मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है कि वो खुद को क्या कर लेता है, सेल्फ हील कर लेता है। ठीक है, अभी लिवर के बारे में कुछ है, डिटॉक्सिक करता है सब्सटेंस को। ठीक है, अच्छा वो कितने लोग हैं जो एलोवेरा जूस वगैरह पीते हैं, या फिर कुकुम्बर, बीट रूट, इनको पानी में मिला के पीते हैं? ओके, एंड व्हाट दे हैव कि कुछ तो कुछ डिटॉक्स होगा। अब इतने सारे लोग क्या ये ऐसे उसमें लेमन भी स्क्वीज करते हैं, लेमन स्क्वीज करते हैं। ठीक है, लेमन सबसे बड़ा डीऑक्सीडेंट है। ये लोग क्या करते हैं, देखो आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो कांच की बोतल में एल्कलाइन वाटर बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें क्या डालेंगे, कुकुम्बर डाल लेंगे और उसमें बीट रूट चुकंदर डाल लेंगे ताकि उसका रंग और सुंदर हो जाए, रेड रेड कलर का। ठीक है, कि दूसरों का खून पीने से पहले हम खून के जैसा कुछ और ही पी लेते हैं। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। बट क्या आप उसमें लेमन स्क्वीज करते हो? बहुत सारे लोग लेमन स्क्वीज करते हैं। अगर आप लेमन स्क्वीज कर रहे हो तो उसको विद इन कुछ टाइम में, विद इन 15 मिनट्स में कंज्यूम कर लेना चाहिए। अगर आप उसको लंबे टाइम तक छोड़ते हो तो समझ लो आपके लिए लेमन कोई काम का नहीं बचेगा, आपको भी टेस्ट खट्टा आएगा। बिकॉज अब्सॉर्बिक एसिड जो होता है, विटामिन सी का जो पार्ट रहेगा उसमें, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद में खत्म हो जाता है। लोग क्या करते हैं, नींबू का रस लेंगे, ठीक है, अब नींबू खत्म होने वाले निचोड़ के फ्रिज में रख देंगे, खराब क्या होगा, होगा खराब हो जाएगा, बस उसका टेस्ट बचेगा, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है दैट कंप्लीटली फेल ऑफ। उसके बाद तुम कितना डिटॉक्सिक वाटर पी जाओ, तुम कहोगे अरे बाबा हो ही नहीं रहा कुछ, हम तो इतना सुबह शाम ये पीते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, दैट इज द कोर, कि अगर आपने विटामिन सी स्क्वीज किया है डिटॉक्सिकेशन के लिए, तो क्या है आपको कंज्यूम करना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, कुकुम्बर को भिगो के रखो, नींबू को क्या है जब कंज्यूम करना हो जिस टाइम पे उसी टाइम पे स्क्वीज करो नींबू को, और तभी उसके साथ मिक्स करके पी जाओ, पहले स्क्वीज करके मत रखो। इसके अलावा बाइल इंजेक्शन के लिए सब है, विटामिन मिनरल्स के लिए तो इतनी कोई बात। अब देखो विटामिन जो हेपेटाइटिस ए है कैसे होगा, फिकल एंड ओरल के, ठीक है, डायरेक्ट बॉडी में एंटर करेगा वायरस इसके थ्रू। हेपेटाइटिस बी और डी जो है, ध्यान रखना इन दोनों, हेपेटाइटिस बी और डी है, ये दोनों पहले किसी पर्सन को क्या होगा, पहले किसी पर्सन का हेपेटाइटिस बी होगा, एंड लेटर स्टेज में क्या हो जाएगा, उसको डी होगा। मेरे पास जो ए और ई है वो सब किससे है, वो ओरल एंड फिकल से है।
बाकी मेरे कितने बच गए, बी बच गया मेरा, सी बच गया मेरा, डी बच गया। ये किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड से। ठीक है, अब देखो, अब बी और सी में और फर्क है। अगर मैं सिर्फ बी की बात करूंगा, मैं बी सी और डी की बात करूंगा, सब किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है। लेकिन बी में क्या होगा, इट कैन बी मदर टू चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, और जो सी वाला वो मेरे पास क्या है, सबसे खतरनाक है। अगर किसी पर्सन को एड्स हो रखा है, किसी पर्सन को क्या हुआ है, एड्स हुआ है, तो देर विल बी वेरी हाई चांस कि उसको हेपेटाइटिस सी भी मिलेगा ही नहीं। इवन आप अगर आपने ये सुना है कि अगर किसी पर्सन, अगर आप किस में हो, यहां पे बार्बर शॉप पे हो और ब्लेड से कट लग गए, तब भी आपको हेपेटाइटिस सी होने की संभावना। ठीक है, आप ड्रग्स लेते हो और कुछ लेते हो, देन क्या है, नीडल्स के थ्रू भी क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस सी ट्रांसफर होने की सबसे ज्यादा संभावना। ठीक है, ब्लड से कौन से होंगे, बी सी और डी। ठीक है, पहले बी होगा, बी से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बी वाला किस तरीके से होता है, ब्लड के थ्रू होगा। ठीक है, साथ के साथ और क्या होगा, मेरे बॉडी में जो फ्लूइड्स है उनके थ्रू भी हो जाएगा, और मदर टू चिल्ड्रन में भी आ सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी कैसा होगा, ब्लड के थ्रू होगा, लेकिन क्या होगा, नीडल्स के थ्रू हो सकता है, ब्लेड्स के थ्रू हो सकता है, या मुझे कट लग गया है कोई और फिर बाद में क्या है, उसके थ्रू हो जाए। ठीक है, ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट। और ये कौन से मेथड है, ये मेथड वो है जिनमें मेरा वायरस बॉडी के थ्रू एंटर करता है। और मेरा हेपेटाइटिस ए और ई में क्या होगा, वो मेरा जो वायरस कैसा होगा, ओरली थ्रू या फिकल के थ्रू क्या होगा, मेरी बॉडी में एंटर करे। ठीक है, बाकी तीन बचे हैं, बी सी और डी, किसके थ्रू एंटर करेंगे, ब्लड के थ्रू। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या कोई वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन में मेरे पास कौन सी है, मेरे पास इसकी नहीं है, सी विटामिन सी कह रहा हूं, हेपेटाइटिस सी की अभी कोई वैक्सीन नहीं। ठीक है, ई वाले में हमारे पास क्या लिमिटेड सोर्स पे वी कैन यूज। अच्छा, अब मेरे पास सवाल एक ये आ रहा है कि क्या मेरे पास हेपेटाइटिस, या फिर देखो हेपेटाइटिस डायरेक्ट नहीं होगा गाइस। पहले मेरा क्या होगा, पहले मेरे लीवर में प्रॉब्लम आएगी। देखो समझो, मेरे पास फैटी लीवर हुआ, चाहे वो कैसे हुआ, ठीक है, फैटी लीवर भूल जाओ, पहले मेरे पास इन्फ्लेमेशन फैटी लीवर ही हुआ। फैटी लीवर के साथ साथ मेरे साथ एक कंसेप्ट चलेगा लिवर इन्फ्लेमेशन का। लीवर में मेरे पास क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, और इनके आने के बाद मुझे एक बीमारी होती है, पहले जॉइंटिस, मुझे क्या होगा, जॉइंटिस, एंड देन व्हाट विल हैपन। और जॉइंटिस से क्या है, जॉइंटिस होने के बाद में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, आंखें पीली हो जाएंगी, स्किन की जो त्वचा वो कैसे हो जाएगी, पेल कलर, पेल येलो कलर की हो जाएगी, पीली पीली हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या सिम्टम्स रहेंगे, नेल्स पीले हो जाएंगे, जो स्किन में पूरा कंप्लीट आ गया। मेरा जो यूरिन का कलर भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होने लग जाएगा। पहले मेरा यूरिन डार्क होता जाएगा, पहले डार्क येलो होगा, और अगर जितना मैक्सिमम इंपैक्ट बढ़ेगा, मेरा यूरिन मतलब जिस पेशेंट का यूरिन क्या होने लग जाएगा, ब्लैक होने लग जाएगा कंप्लीटली। कैसा होगा, येलो होगा, डार्कर येलो, डार्कर येलो, डार्कर येलो, डार्कर येलो, और फिर क्या होगा, ब्राउन होगा। ठीक है, फिर और डार्कर ब्राउन ब्राउन, और लास्ट तक जाते जाते ब्लैक हो जाए। क्या मेरे बॉडी के और ज्यादा और सब फ्लूइड्स वगैरह क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा, यस, उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। मोस्टली अगर मेरा क्या है, अगर मैं एग की या मेरे अपने मैं हूं उनमें बात करता हूं सीमन की, मेल्स में, देन सीमन का कलर कैसा था, व्हाइटिश कलर का, व्हाइटिश कलर का, उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मेरा जो जॉइंटिस है उसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं, ठीक है, मेरे क्या करूंगा, मुझे और सब चीजें रहेंगी। ठीक है, एक दवा आती है लीव 52, हिमालय की लीव 52, मुझसे कोई सलाह लेता है ना कि सर हमारे भाई हमें कोचिंग करने दिल्ली जाना है, तो मैं उन सलाह में तीन चीजें जरूर बताता हूं। ठीक है,
एक तो दिल्ली जाओगे तो अपने साथ Li52 लेके जानी है बोतल हिमालय की, दूसरा मल्टी वाइटामिन A to Z नाम से आती है वो, और तीसरी गुड नाइट। तब गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है। और कुछ लेके ना, कपड़े वपड़े लेके जाओ मत लेके जाओ, वहां मिल जाएंगे सब चीजें, ठीक है। बिकॉज दीज आर द बेसिक नेसेसिटी। पहले आप स्वस्थ रहोगे तभी आप भीड़ में भाग पाओगे, ठीक है। क्योंकि हमारी आदत पता है कि हमारी आदत ये कहीं से पानी पी लिया, और दिल्ली में कहीं से पानी पी लिया, ठीक है, तो कहीं के भी नहीं रहने वाली हालत हो जाती है। तो ये क्या करती है, तो वेरी वंडरफुल, बहुत बढ़िया दवाई है, ठीक है। इस ऐसा टेस्ट तुमने देखा नहीं होगा कहीं पे भी, मतलब टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। देखो इसमें दो तीन चीजें मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। अच्छा, एक पॉइंट है इस पूरी पीपीटी में, व्हाई इट इज नोन एज सीरियल किलर हेपेटाइटिस बी, साइलेंट किलर। मैंने क्या बोला था, सीरियल किलर, अच्छा साइलेंट किलर, ठीक है। अब बात पता है क्यों है, बात ये कि हेपेटाइटिस बी और सी है, वो क्या करते हैं, उनकी आपको इजीली लक्षण पता नहीं लगते। और डेथ की जब मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, विटामिन बी, और सॉरी हेपेटाइटिस बी एंड सी, क्योंकि हेपेटाइटिस सी का तो मेरे पास क्या है, इलाज भी नहीं है, कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है, ठीक है। और एक बात और मैं अगर मानता हूं, तो अगर मैं पूरे ग्लोब पे देखता हूं, ग्लोबल डेथ की बात मैं करता हूं, ठीक है। अगर मैं 2025 का डेटा उठा के देखता हूं तो मुझे एक बात पता लगती है कि पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में जितना डेथ हेपेटाइटिस की वजह से हुई है वो ज्यादा है कंपेयर टू HIV प्लस मलेरिया। ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किस चीज का है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन एंड ओबेसिटी का है, ठीक है। लोग पहले रिकवरी करते नहीं है, देन व्हाट विल, ठीक है। और अगर आप बहुत कुछ ऐसा करते हो तो एक बात बताओ, सुबह सुबह अगर तुम्हारे घर पे लस्सी बनती है, ठीक है, तो सुबह सुबह फ्रेश वाली लस्सी जो खट्टी नहीं हुई है वो पिया, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन डिटॉक्स योर लिवर। सबसे बढ़िया चीज है, उससे बढ़िया चीज कोई है ही नहीं, ठीक है। हाँ विजेंद्र, गले में दिक्कत हो रही है भाई, अब तो है ही, चलो कोई नहीं, ठीक, पी लेना जब गला ठीक हो जाए। लीवर सिरकोसिस याद है गाइस, लीवर सिरकोसिस, लीवर सिरकोसिस, अरे भाई नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में बताया था मैंने पहले, अब छोड़ो, ये मत करा करो। क्या होता है बताओ, क्या होता है, बताया तो था, यस सर गा रहे, तुम बताओ ना क्या होता है, फैटी और लीवर की वजह से होता है, क्या होता है, कंडीशन क्या आ जाएगी लीवर में, लीवर की जो, हाँ क्या है, हाँ लीवर की जो वोल्स है उन पे क्या हो जाएंगे, स्कार्स हो जाएंगे, यानी मतलब लाइन ही लाइन हो जाएंगे, दरार हो जाएंगे, स्कार्स हो जाएंगे, निशान हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे लोगों के टमी, पेट पे, या फिर आप लोग यहां पे देखोगे तो क्या हो गया, निशान निशान हो गए, क्योंकि आपकी स्किन क्या हो रही है, फैल रही है। और क्या है, पोस्ट प्रेगनेंसी भी क्या होते हैं, स्कार्स आ जाते हैं वुमेन्स के। वो क्या होता है, बिकॉज कोई चीज मेरी एक्सपेंड हो रही है, जब मेरे लीवर में इन्फ्लेशन होगा तो मेरा लीवर क्या होता है, फैलता है, इसी वजह से मेरे लीवर पे क्या आ जाती है, उसकी वॉल्स पे क्या आ जाएंगे, स्कार्स हो जाते हैं, निशान आ जाते हैं, एंड दैट स्कार की कंडीशन इज लीवर सिरकोसिस, ठीक है। अब ये हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा देखो, हेपेटाइटिस है ना, जो मेरे पास हेप्टस है या हेप्टा है, जो इसका खुद का मतलब क्या होता है, लिवर, ठीक है। हेप्टो है लिवर, सेलुलर उसकी सेल, कार्सिनोमा नाश आएगा मेरे पास, लीवर सिरकोसिस नाश नोट्स में था, एंड देन क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल लीवर, एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसर, ठीक।
लीवर फेलियर भी हो सकता है। क्या हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? यस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लीवर के केस में सबसे इजी है। सबसे ज्यादा अगर किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है दैट वन ऑफ द लीवर पूरे वर्ल्ड में। पर क्या बहुत इजी है? आंसर इज नो भाई, बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, हाँ ये एक चीज देख लो। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इसको हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करने के लिए प्रोग्राम बनाया था 2018 में। ठीक है, और इंडिया का टारगेट ये कि 2030 आते आते वो क्या कर देंगे, हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर देंगे, इरेडिकेट हेपेटाइटिस। अच्छा, आपने सुना होगा ना इरेडिकेशन टीबी, इरेडिकेट टीबी, दोनों शब्द है। एक शब्द है इरेडिकेट, दूसरा एलिमिनेट। क्या फर्क होता है? इंग्लिश वाला है कोई? रवि बैठा था शायद, रवि था ना इंग्लिश से। है कोई? संगीता आप भी हैं? हाँ है, बताओ क्या मतलब है, पता लग गया। क्या फर्क होता है दोनों में? अमित क्या फर्क है दोनों में? एक का मतलब एरेडिकेट, एलिमिनेट, दो अलग वर्ड है ना, क्या मतलब है दोनों का? अरे कुछ गलत सही कुछ तो बताओ, क्या मतलब दोनों का? दो शब्द लिख दिए सामने, दोनों सेम है, दोनों एक ही है। भाई दोनों एक है यार, अगर दोनों एक होते तो दोनों का एक ही नाम होता, अलग अलग क्यों है? जैसे मतलब गो, वेंट, गोन, अलग अलग क्यों रखा? वो अलग अलग मतलब है ना भाई, आया, आया था, आएगा, यही तो मतलब है ना। गो मतलब सॉरी, सॉरी कम, गो गया, गया था, जाएगा, ऐसा है गो, वेंट, गोन। ठीक है, हाँ क्या है? कोई बताएगा? दिनकर? अरे यार देखो, हाँ, यस, क्या कोई बात नहीं, गलत बताओ, इट्स कम्प्लीटली फाइन। कंट्रोल तो है ही नहीं यहाँ पे। कंट्रोल मतलब किसी चीज को कंट्रोल कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है? इरेडिकेट, एलिमिनेट, हाँ, ओके। देखो, हाँ वो कहीं ना कहीं ठीक है। इरेडिकेट का मतलब होता है कि मेरे पास सिंगल केस नहीं है, मतलब मेरे पास सिंगल केस नहीं है। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब ये होता है, देखो मेरे पास कोई भी केस नहीं आ रहा है, मैंने सारे केस क्या कर दिए, खत्म कर दी बीमारी। एलिमिनेट ये हो रहा है कि मैंने अभी प्रेजेंट में क्या कर दिए हैं, नए केस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी जो केस चल रहे हैं वो तो है। यानी देखो, मेरे पास ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरे पास किसी के केस है, तो मेरे पास नए केस नहीं आ रहे हैं, जो केस है वो है सब, और उनको मैं रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर लूंगा, खत्म। इरेडिकेट क्या कर दिया है मैंने, पूरे उस वायरस को या फिर उस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया है, खत्म ही कर। अब मेरे पास एग्जिस्टिंग जो है वो है, नए केस नहीं आ रहे। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेट एंड इरेडिकेट। ठीक है, ओके, ये हो गया। ये देख लेना, इसमें कुछ नहीं है, या तो मैं भेज ही दूंगा। अच्छा, एक इसमें चीज है, हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल बर्थ डोज हेपेटाइटिस बी की डोज देते हैं छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से। अगर मैं हेपेटाइटिस बी की डोज दे रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के मुझे डी को भी प्रिवेंट कर देती है, क्योंकि मेरी बॉडी में क्या रहेंगी, ऑलरेडी एंटीबॉडीज रहेंगी। ठीक है, एंड दे विल फाइट अगेंस्ट। अब मेरे पास ब्लड में कौन से ब्लड वाले, बी है मेरे पास, सी है मेरे पास, डी है। तो अगर मेरे ब्लड वाले एंटीबॉडीज है तो बी और सी के अगेंस्ट में लड़ जाएंगे। सी की मेरे पास कोई वैक्सीन ही नहीं है। अब मेरे पास बचा है, मेरे पास बचा है ए, मेरे पास सॉरी सी एंड ई। ठीक है, ये दोनों मेरे पास कौन से हैं, फिकल वाले या ओरल फिकल वाले, और ये वाला कौन सा है, ब्लड वाला।
तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा कि मैं हाइजीन बढ़ाऊं, ठीक है, मेरी जो एक्टिविटीज है वो बढ़ाऊं, मेरे आस पड़ोस की चीजों को साफ सुथरा रखूं। और दूसरा मैं क्या है, मैं जब नाई के पास जाऊं तो ये देखो कि उसने ब्लेड साफ यूज की या नहीं की है। अगर मैं नीडल्स यूज कर रहा हूं तो नीडल्स इन्फेक्टेड पर्सन के दोबारा नीडल्स को यूज ना करो, ओनली वन साइड नीडल यूज करो, ठीक है। मेडिकल लाइन में तो ऐसा होता ही है कि भाई नीडल यूज करें। मोस्टली क्या है, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जो ड्रग्स करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, वो सिंगल नीडल क्या करते हैं, सब यूज कर लेते हैं कि मैं भी यूज कर रहा हूं, तुम भी यूज करो, सब कुछ एवरीवन, ठीक है। और क्या है, और इसके अलावा मेरे पास और बिहेवियरल चेंज क्या करते हैं, दारू पीना छोड़ो, स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, और क्या करो, स्मोकिंग क्विट करो, ओबेसिटी को कम करो, ताकि मुझे क्या है, मुझे वो फैक्टर्स वहां पे इंप्लीमेंट ना हो। किसके इंप्लीमेंट ना हो, किसके इंप्लीमेंट ना हो, जो हेपेटाइटिस के उनके। अच्छा एक चीज और, क्या ये सब चीजें मेरे लिए वो हो सकती है, हेरिडिटरी हो सकती है? क्या हेपेटाइटिस मेरा हेरिडिटरी हो सकता है? यस। कैसे? क्या है, समझ नहीं आया, थोड़ा लाउडली बोलो ना। मदर से चाइल्ड में आ रहा है, लेकिन वो तो मदर से चाइल्ड में आ रहा है, उसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? मैंने आपको एक रीजन और बताया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी क्या हो सकता है, मेरा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, मेरी लिवर सेल पे अटैक करता रहे। अगर वो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और चिल्ड्रन, देन इट कैन बी डिसऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो फैट का। फैट्स, फैट्स बेसिकली तीन तरह की होती है। मैं यहां पे डाइटरी फैट की बात कर रहा हूं गाइस, जो आप खाते हो उस फैट की, वरना तो फैट बहुत सारी है, ठीक है, वरना फैट क्या है, बहुत सारी है। मैं क्या है, दूध वाली, मैं दूध वाली की बात कर रहा हूं, तो खाने लायक होती है। डेयरी वाली वो भी खा सकते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं, लोगों के यहां है, ठीक है। और गाय भैंस उनके पास ही फैट है। अब ये तो है ना कि इसके चक्कर में तुम भैंस को जाके काट रहे हो कि आई नीड फैट। डाइटरी फैट की बात कर रहा हूं, जो हम खा सकते, कंज्यूम कर सकते। मेरे पास बेसिकली कितने तरह की फैट होती है, तीन तरह की फैट। फर्स्ट वन इज ट्रांस फैट, ट्रांस फैट, सेकेंड है सैचुरेटेड फैट, एंड थर्ड है अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। ये जो मैंने सीक्वेंस लगाया, सबसे खतरनाक कौन सी है, ये वाली ट्रांस फैट, सबसे हार्मफुल, फिर है सैचुरेटेड फैट, और सबसे कम है अनसैचुरेटेड। देखो, आप लोगों ने एक कंसेप्ट सुना होगा डालडा घी का, आजकल तो आता नहीं है, ठीक है। अब डालडा घी का क्या है, कैसे बनेगा, वेजिटेबल से। आपने कोई भी ऑयल उठा लिया, कैसा, डजंट मैटर वेजिटेबल है कैसा है, क्या है, कुछ डजंट मैटर। अब वेजिटेबल ऑयल का मतलब क्या होगा, आपने सरसों का तेल ले लिया, और क्या हो सकता है वेजिटेबल में, कोकोनट ऑयल है, और क्या हो सकता है, इन सबसे बेकार ऑयल होता है पाम ऑयल। कौन सा, पाम ऑयल, जो पूरे वर्ल्ड की क्या है, होटल इंडस्ट्री को रोके हुए हैं। चिप्स कुरकुरे हम खा रहे हैं, सारा पाम ऑयल में बन के आ रहा है, ठीक है। और सबसे डेंजरस है, देखो नॉर्मल घी, तेल और घी में फर्क सिर्फ इतना है, जब मैं उनके ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की बात करता हूं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, डजंट मैटर। अगर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, किसमें, ऑयल में, तो क्या बन जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड पार्ट। और वो सेमी सॉलिड होगा तो क्या होगा, इट्स लुक लाइक है घी, लुक्स लाइक है घी। यानी अगर मैं डालडा घी बना रहा, जो अब तो चलता ही नहीं है,
अब तो आता ही नहीं है। जब मैं डालडा घी बना देन व्हाट विल हैपन, तो हम क्या करते थे, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या करते थे, बढ़ा देते थे, ठीक है, दैट इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। प्रोसेस करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा देते थे, और फिर क्या था, मेरा जो वेजिटेबल ऑयल था वो किससे बन जाता था, डालडा घी में बदल जाता। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि रूम टेम्परेचर कैसे रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, या तो सॉलिड रहेगा फिर कैसा रहेगा, सेमी सॉलिड। अगर कोई भी क्या है फैट रूम टेम्परेचर पे कैसा है, सॉलिड, सॉलिड है, तो क्या करेगा, और उसको अब जब आप क्या करें, उसको जब आप टेम्परेचर दे रहे हो, रूम टेम्परेचर सॉलिड है ही या फिर सेमी सॉलिड है, और टेम्परेचर दे रहे हो, और टेम्परेचर देने के बाद में भी वो पिघलना नहीं स्टार्ट कर रहा है, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड एज ट्रांस फैट। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर हमारा अमूल बटर या फिर दूसरे बटर, मैं इनको तो क्यों बदनाम करूं, मैं सारे बटर है मेरे पास, वो तो रूम टेम्परेचर पे रहता है, मेरा चीज, आप देखना उसको, पाव भाजी खाई है सबने, ठीक है, मुझे दुनिया की सबसे बढ़िया चीजों में से एक इन्वेंशन ये लगती है पाव, ठीक है, लेकिन आप किसी रेहड़े ढाबे पे पाव भाजी खा के देखना, आ रहा है मजा, मजेदार चीज होती है, ठीक है। आप कभी खाओगे ना तो क्या होता है कि वो क्या करेंगे, बटर का हिस्सा लेंगे और उसको तवे पे डालेंगे, वो पूरा बन उसके ऊपर घुमा देंगे, तब तक वो बटर पिघलेगा नहीं। दीज आर पार्ट माई ट्रांसफर, ठीक है, और ऐसे वाली चीज मेरे लिए बहुत खराब होती है। और क्या पार्ट ट्रांसफैट का, क्रीम वाले बिस्कुट 5-5 रुपए के, ठीक है, उन सब में ट्रांसफैट है, उन्होंने जो आपको क्रीम जो बना के दी है उनमें क्या डाला है, दे विल एड दीज ट्रांसफैट। सारे आपके कुरकुरे फ्राई किए गए हैं वो भी किसमें फ्राई किए हैं, ट्रांसफैट में, ठीक है। अब आप मार्केट में जाने लेने जाते हो घी, गाय का घी कितने रुपए किलो, 250 रुपए किलो, हरियाणा ब्रांड के नाम से है, बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड है, 250 रुपए में बेचते हैं, 250 में आएगा ही नहीं भाई, वो आ कहां से रहा है, आपकी म्योनीज हो गई है, दे ऑल्सो कंसिस्ट ट्रांसफैट, और ट्रांसफैट क्या है, ट्रांसफैट आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा क्या है, हार्मफुल, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। अगर आपको क्या है, दिल के दौरे, स्ट्रोक्स और सीबीडीज, जितनी भी सीबीडीज हैं, अगर ये गिफ्ट में चाहिए, स्टार्ट ईटिंग ट्रांसफैट। और ट्रांसफैट में अब पता है क्या बात है, वाई ट्रांसफैट बनना है क्यों जरूरी, बिकॉज ग्लोबल डिमांड, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास सप्लाई नहीं है उतनी, और ये क्या है, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है। आपने पाम ऑयल लिया, उसमें क्या किया, कोई भी वेजिटेबल ऑयल लिया, आपने क्या किया, उसमें बदलाव किया, एंड बदलाव करने के बाद व्हाट विल हैपन, उसको चेंज कर दिया, एंड यू आर सेलिंग इट। अब वो जो नॉर्मल 200 रुपए का हरियाणा नाम का ब्रांड है, 200 रुपए किलो घी देते हो, ठीक है, मुझे नहीं पता तो लोग क्या करते हो, लेकिन सबके घर में आता है, नहीं आता अच्छी बात है, आजकल तो एक नया ट्रेंड हो गया है, घी के दिए जलाने तो वो वाला घी यूज करो, भगवान के साथ भी मिलावट करने लग गए हैं, इससे चाहिए कहते हो कि हमारी फुर्सत नहीं है, ठीक है, जिस दिन पैसे होंगे उस दिन दीवा जला लेंगे, अरे अंडरस्टैंड करेगा वो, अगर सच में भगवान एग्जिस्ट करता है तो भाई उसको समझ नहीं आएगा कि भाई मेरी फुर्सत नहीं है घी के दिए जलाने की, 2000 रुपए किलो हो रहा है, या तो पैसे दे दे, भाई तुझे पूजा करवानी है, तुझे अपनी वो करानी है, मैं करूंगा, देन व्हाट विल हैपन, ऐसे नहीं करूंगा, तो मिलावटी, और तुझे चाहिए तो तू पैसे दे, अगर अगले वाले को जरूरत होगी तो अगर तुमसे करवाना चाहता होगा तो पैसे देगा तुम्हें, ठीक है। तो लाइफ में ड्रामेबाजी कम करनी चाहिए, पर ये बात में जाके अपनी मदर को नहीं बता सकता, ना तुम बता सकते हो, है ना। तो हर जगह, इसीलिए कहते हैं कि हर बात हर जगह नहीं बताई जा सकती, और हर जगह हर कोई हर बात के लिए नहीं बना होता है, ठीक है। अगर तुमने बात बोल दी
तो भगवान एक तरफ, तुम एक तरफ। ठीक है, हो सकता है तुम चश्मे लगा तो तुम्हारे चश्मे किसी और तरफ। ठीक है, और फिर बढ़िया। ठीक, घर वालों, मम्मी मम्मी और की सबसे बढ़िया खासियत पता क्या होती है? अब तो चलो हम सब बड़े हो गए हैं, मम्मी की तुमने एक सबसे बढ़िया खासियत देखी, मम्मी पीट देगी, किसी को पता नहीं लगेगा मम्मी ने पीटे हैं। उनको मारने की कला पता होती है, कहां मारना है, कैसे मारना है। फादर का क्या है, फादर का मार दे थप्पड़, यहाँ पे छपा हुआ पापा ने मार दिया, पड़ोसी तक को पता है। ठीक है, और नहीं पीटा है तब भी पता है कि हाँ इनके घर में आज पापा ने डांटा है। मम्मी पीट रहे, किसी को नहीं पता लग रहा, शाम को पापा को नहीं पता बच्चे पीट दिए थे। दैट इज द क्लासिकल, दैट इज समथिंग। ठीक है, तो वो लेडी अगर इतनी चला गई तो तुम उसको ये नहीं समझा सकते कि भाई भगवान ने जब चाहा तो ये वो। ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, अब डिमांड इतनी ज्यादा हो गई, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या है, ट्रांस फैट्स। अब स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में डालडा घी और ये सब क्या थे, ये सब बनाए गए थे ताकि ह्यूमन की डिमांड कंप्लीट हो सके। लेकिन कुछ टाइम के बाद में ही तो हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ दीज थिंग्स। जैसे स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में सब लोग ये कह रहे थे कि भाई आप वो करो, सीवेज वाटर को ट्रीट में, वो सीवेज वाटर को क्या करो, ट्रीट कर लो, और उसको क्या करो, ड्रिंकिंग के लिए यूज करो। तो जितने जितने बड़े बड़े क्या थे, जितनी बड़ी बड़ी वो थी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स थे दिल्ली नोएडा में, सब में क्या था, सब में सीवेज का ट्रीटमेंट वाटर यूज कर रहे थे। लेकिन अभी नहीं करते हैं। लेटेस्ट में क्या बता, अगर ट्रीटमेंट करते हो तो आप सिंपल इंप्योरिटीज हटाते हो, उनमें जो बैक्टीरिया रह गए हैं या फिर कोई और अनडिजोल्व मेटेरियल है उनको नहीं हटा पाओगे। तो उन्होंने क्या कहा कि हमने स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट रखेंगे, लेकिन जो पानी होगा वो पानी किसने, वो पानी ड्रिंक के लिए यूज नहीं करेंगे, हम किसके लिए यूज करेंगे, उसको पौधों में डालने के लिए यूज करेंगे और बाकी सबके लिए। ठीक है, कल को चल को ये भी, कल को अब हम बहुत सारे लोग आरओ वगैरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आरओ में क्या होता है, आरओ वगैरह यूज करोगे तो आप जितने भी क्या है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या कर देते हो, उससे निकाल देते हो। मैग्नीज हो गया और सब क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं इंप्योरिटीज के साथ साथ एक्स्ट्रा। अब मेरे बॉडी पता नहीं है, कुछ टाइम के बाद मेरी बॉडी में क्या कैल्शियम की कमी आ जाएगी। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप लंबे टाइम तक क्या कर रहे हो, आरओ का पानी पीते जा रहे हो, देन इट विल बी हाई सर्टेनिटी। मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था। लोग क्या करते हैं, देखो अगर आप नॉर्मल पानी पी रहे हो, तो अगर आपने गलती से ऐसा जो हैवी वाटर, नॉट हैवी वाटर, क्या है जो मतलब खारा पानी टाइप का बाई चांस अगर आपने पी लिया तो आपकी बॉडी समहाउ मैनेज कर लेती है। लेकिन अगर आप, सॉरी पार्डन, अगर आप फिल्टर वगैरह का पानी पी रहे हो और आपने एक दिन पी लिया ऐसा पानी, तो आपको हायर चांस है, 50 to 60% हायर चांस हो जाते हैं कि आपको किडनी स्टोन होगा ही होगा, एज कंपेयर टू उस इंसान के जो नॉन फिल्टर पानी यूज कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में एबिलिटी होती नहीं। और एक और बात, समझदारी में आके ये मत करना कि जब तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाएं तब ये सोचे कि सारी जिंदगी उन्होंने नॉर्मल पानी पिया है और तुम लास्ट एज में जाके उनको क्या करना स्टार्ट कर दो, फिल्टर का पानी। ये गड़बड़ मत करना। और अगर हाँ कंडीशन ऐसी रहेगी कि पिलाना ही पड़ेगा, देन क्या है, मटके में वो रखो, कैल्शियम का चूना रख के, वो वाला मेथड यूज करो और फिर उन्हें ड्रिंक कराओ, क्योंकि ऐसा हायर चांस रहेगा कि भाई किसी दिन वो गिरेंगे, और नॉर्मल गिरना भी क्या है, उनकी हड्डियां तोड़ देगा। ठीक है, ध्यान रखना है, सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं तो कुछ चीजें तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी होनी चाहिए। तो अब क्या होता है कि जो मेरे बॉडी में क्या है, जो मेरे ट्रांस फैट है वो क्या करेंगे, दे विल गिव्स मी बैड कोलेस्ट्रॉल। और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, मेरी जाके धमनियों में जमा हो जाएगा, एंड देन इट विल लेटर ऑन गिव्स मी सो मेनी सीबीडीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ठीक है, अब मेरे पास एग्जांपल ये आता है कि भाई मुझे क्या करना है। अब मेरे पास जो सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट मेरे वो है जो मोस्टली मुझे कहां से मिलते हैं, डेयरीज एंड प्लांट से मिलते हैं। यानी मेरा जो क्या है, जो मेरे भैंस का घी हो गया, ठीक है, जो मेरा कोकोनट, जो मेरी ग्राउंड, वो जो मेरा मस्टर्ड ऑयल है वो हो गया। ठीक है, और मेरा ग्राउंड रूट, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, जिसको तिल्ली का तेल बोलते हैं, ये सब मेरे कैसे हैं, सैचुरेटेड। यस, अगर मैं इनको ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करता हूं तो ये क्या है, ये भी मेरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को बढ़ा देंगे। तो इसलिए क्या कहा गया, इसलिए कहा गया कि डेली इंटेक में
सिर्फ और सिर्फ लेस देन जब मैं फैट कंज्यूम कर रहा हूं, अगर मैं कितने फैट कंज्यूम कर रहा हूं, तो उन फैट का अगर मैं 10% यूज करता हूं, 10% से लेस, किसका? सैचुरेटेड फैट्स का, देन इट विल बी गुड, देन इट विल बी गुड। एंड लास्ट में सबसे हेल्दियर आते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। कौन से आते हैं? अनसैचुरेटेड फैट्स, जो क्या है, जो मेरे खुद के हार्ट के लिए क्या है, बहुत ज्यादा सही है। फॉर एग्जाम्पल ओलिव ऑयल, जैतून का तेल, ओलिव ऑयल, ठीक है। बिकॉज ऐसे कोई भी ऑयल जो मेरा क्या है, जिसमें मेरा ओमेगा फैटी एसिड 3 और 6 है, क्या है? ओमेगा फैटी एसिड 3 एंड 6, दे आर वेरी हेल्दियर फॉर माई ब्रेन एंड फॉर माई हार्ट, ठीक है। अवाकाडो का ऑयल हो गया है, ओलिव ऑयल हो गया है, ठीक है। कितने लोगों ने ये कंसेप्ट सुना है कि छोटे बच्चे को वो करते हैं, आजकल तो नहीं करते हैं, पहले छोटे बच्चों को चून से वो करते थे, रब करते थे। वाई दे डू सो? बॉडीली हेयर को कम करने के लिए, ठीक है। पर बच्चे को बेचारे को दर्द होता था। तो अगर तुम्हें चाहिए कि आप तुम्हारे बच्चों के बॉडीली हेयर कम हो, देन गिव देम द बाथ विद ओलिव ऑयल। पैदा होने के बाद में पहला जो बात दोगे, किससे दोगे? ओलिव ऑयल, ठीक है। एंड उनकी बॉडी हेयर अपने आप को, वैसे नॉर्मली क्या है, नॉर्मली हम इवोल्यूशन की उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे हमारा क्या है, जहां हमारा क्या है, बॉडी हेयर कम हो रहे हैं। लेकिन बट स्टिल इफ यू वांट टू डू दैट, गिव द फर्स्ट बाथ विद दी ओलिव ऑयल, ठीक है। ओके, ये मेरे पास कौन से है? सैल्मन ऑयल, वाइल्ड सैल्मन फिश है, सैल्मोन फिश है मेरे पास, ठीक है। पीनट। एक और चीज सुनो, देखो इस चक्कर में मत पड़ना कि मेरे पास क्या है, मेरे पास अनसैचुरेटेड फैट में पीनट बटर है। आजकल मार्केट में बहुत सारे पीनट बटर ऐसे भी आ रहे हैं जो नॉट सो गुड, नाम कहने को पीनट बटर है लेकिन सस्ते में बेच रहे हैं। तो आपको क्या देखना, आपको बैक साइड देखनी है, वहां पे लिखा रहता है कितना परसेंट ट्रांस फैट है, कितना परसेंट क्या है, सैचुरेटेड फैट है। और क्या, मुझे एक और बात, क्या वो बात बिल्कुल सही है कि जितना उन्होंने दिखा रखा उतना हो सकता है? तो ठीक है, वैसे अगर माना जाए तो पीनट बटर। बट मेरा स्टिल अभी भी ये मानना है कि आप अनसैचुरेटेड फैट भी खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, जो गुड क्वालिटी का वो है, क्या है, घी, देसी वाला, इट्स अ गुड थिंग। अब हाँ, टारगेट छोड़ो उस बात को, टारगेट देखो, टारगेट है मेरे पास में, इंडिया के टारगेट देखो। इंडिया ने क्या किया है, डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स क्या है, इंडिया इसके साथ अलाइन कर रहा है। उन्होंने स्टार्ट की थी कि हम क्या करेंगे, 2020 तक क्या है, ट्रांस फैट जो होंगे हमारे पास, वो कितने होंगे, किसी भी चीज में मैक्सिमम 5% हो सकते, और 2022 के बाद में कितना होगा, मैक्सिमम 2%। तो आजकल अगर तुम ले चिप्स कुरकुरे के पैकेट देखोगे पीछे पलट के, तो उस पर ट्रांस फैट कितना लिखा होगा, 2% से कम। टोटल फैट का, टोटल फैट का, उसके टोटल वेट का नहीं, जो उसमें फैट होगा उसके फैट का 2%। अब ये, अब सवाल ये उठता है, तुम्हारे काम का क्या है, सवाल तुम्हारे काम का ये डिजीज, तुम्हारे काम का ये है कि इंडिया इन टारगेट्स को कम से कम क्यों करना चाह रहा है। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डबल बर्डन। डबल बर्डन क्या कहता है? डबल बर्डन एक बात कहता है कि यार एक अच्छा खासा आदमी है, उसको क्या करना चाहिए, उसको ठीक रहना चाहिए। एक आदमी की नॉर्मल फैसिलिटी क्या है, हेल्दी रहे, ठीक रहे। लेकिन मैं जो नॉर्मल फूड कंज्यूम कर रहा हूं, वही फूड मुझे क्या कर रहा है, बीमार कर रहा है। तो पहला क्या है, अगर मैं कंटिन्यूस करता रहूंगा ट्रांस फैट्स को, अगर कहीं पे भी ट्रांस फैट्स क्या रहेंगे, कंटिन्यू होते रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इंपैक्ट कर डालेंगे। और अगर ये डालेंगे तो लोग क्या है, लोग अनहेल्दी होंगे, कम साल जिएंगे, कम साल जिएंगे तो क्या है, अब पहले तो क्या है, पहले तो इनके ऊपर उसका बर्डन होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस का बर्डन, ठीक है।
क्या ये सिंपल मेडिकल एक्सपेंसेस का बर्डन आम लोगों पे होगा या सरकार पे भी होगा? सरकार पे भी होगा। सरकार पे भी, किस सरकार पे कैसे होगा? क्योंकि लोग जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, जब उनको प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं बियर करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, अगर बहुत सारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, अनहेल्दी हो जाएगी, तो लेटर स्टेज में क्या डिपेंड होगा? मेरा जो वर्क फोर्स है, वो वर्क फोर्स जो मेरी वर्किंग क्लास, जो मेरा काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स सब कुछ, स्किल्ड अनस्किल्ड सब कुछ, क्या हो जाएगा? वर्क फोर्स में कमी आएगी। और फिर ये क्या है, लेटर ऑन स्टेज में क्या होंगे, जीडीपी ग्रोथ में कमी आएगी। और जीडीपी ग्रोथ में कमी आएगी, देन व्हाट, क्या होगा? कम लोग काम कर रहे हैं, जीडीपी कम हो रही है, और ऊपर से क्या है, मेडिकल एक्सपेंसेस का बर्डन जीडीपी पे हो रहा है, तो मेरी जीडीपी अपने आप क्या होगी, डिक्लाइन होगी। ठीक है। और एक चीज लिखना, फ्रीडम फ्रॉम ट्रांसफैट, ये पॉइंट ध्यान रखने लायक। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम इनडायरेक्टली क्या करें, जो मेरे ट्रांस फैट्स हैं, हम उनके यूसेज को धीरे धीरे कम कर दें। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ क्या है, अब देखो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में और चीजें क्या है, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है उनके और रीजन क्या है, और किस वजह से होंगे, टेंशन की वजह से होती है, और मेन रीजन क्या है, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट अपने आप ड्रिंकिंग महंगा कर दे, लिकर महंगा कर दे, और क्या है, सिगरेट्स, बीड़ी, गुटखा, ये सब महंगा कर दे। तो क्या है, उससे गवर्नमेंट को क्या है, रेवेन्यू जनरेट होगा। और अगर महंगे होंगे तो लोग, मतलब ऑफ कोर्स हो सकता है कि पीना कम कर दे, बट इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे एटलीस्ट कम से कम क्या होगा, कम से कम गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है, तो उनको कहीं और यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो इंसान, जो ना तो स्मोकिंग कर रहा है, ना सिगरेट पी रहा है, ना गुटखा कुछ खा रहा है, गुटखा बीड़ी कुछ भी यूज नहीं कर रहा है, फिर भी क्या है, फिर भी उसको क्या, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रही है। तो गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो अपने वहां पे सब जगह पे ट्रांस फैट को क्या करे, कम करे। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक पर्सनल चीज बताता हूं, तुम्हें काम आएगी। तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारे मतलब छोटे बच्चों को देख के कि भाई वो फोन खा रहे हैं, चिप्स कुरकुरे के लिए लड़ रहे हैं, और फोन देख के जा रहे हैं, मन में आते घुमा के दूध चिप्स छीन लूं, कि क्या कूड़ा खिला रहे हैं, क्यों इसको फोन दिखाया जा रहा है, आता तुम्हारे मन में? लेकिन तुम्हारी बारी आएगी तब तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। कैसे है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, द हिंदू में आर्टिकल छपा था, उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप हेल्दी पेरेंटिंग चाहते हो, तो सबसे पहले जब आप बच्चा कंसीव कर रहे हो, उससे पहले से ही आपको अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेगी। बिकॉज टेस्ट ऑफ द फूड जो है वो बेबी का डेवलप, हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि बेबी का जो टेस्ट डेवलप होता है वो 6 से 2 साल की एज में होता है, बट दैट इज नॉट द सिनेरियो। उसको टेस्ट कहीं ना कहीं फूड से कहां से आ रहा है, अपनी मदर से आ रहा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर ईट कर रही है, दैट इज समथिंग इंपैक्टेड देम। ठीक है। राखी कह रहा हूं, दीपिका क्या कर रहे हैं, ध्यान दो। आप लोगों को उधर नहीं ध्यान देना है। तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वुमेन क्या, मतलब जो मदर है वो क्या करेगी, अगर मदर हेल्दी डाइट ले लीता, फोन नहीं चलाना, फोन चला रहे नहीं, उनको क्या करना है कि जो, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा हेल्दी खाना खाए, हेल्दी फॉर एग्जांपल फ्रूट्स खाए, सब कुछ खाए, तो क्या करना है, खुद भी खाना। और ये बात सही है कि अगर आप बहुत शराब पीते हो या फिर आप बीड़ी पीते हो, तो आपके बच्चे जाके पिएंगे, क्योंकि आपके डीएनए में जाके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आ रहे हैं डीएनए के ऊपर। वही तो जेनेटिक डीएनए म्यूटेशन पे कौन सा एटमोस्फेयर, इन्वायरमेंट की बात देखो। आप ये कह रहे हो कि पड़ोसी का बच्चा खा रहा है, तो हाँ, ये तो है, ये तो है, ये तो है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मैं जब 12th तक था, हमारे घर पे टीवी नहीं था। इट डजंट मीन कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी कोई बात ही नहीं थी। इवन
मैं ये बहुत गलत बात है, मेरी मदर की जब डोरी आई थी तब टीवी आया था ब्लैक एंड व्हाइट, और उस टाइम पे भी वो 21 इंची का आया था, इतना बड़ा टीवी था वो। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी कोई बात नहीं। जब हम थोड़े से बड़े हुए तो इन्होंने क्या कर दिया, दादा दादी के पास छोड़ दिया कि देखो तुम लोग। फिर वो आदत बनती बनती चली गई। ठीक है, फिर मैं घर छोड़ के अपने कॉलेज निकल गया। पीछे से मेरे फादर को लगा किसी दिन लेके आना चाहिए। ठीक है, मेरी मेरी बहन ने घर पे आया हुआ आया वापस, मेरी बहन ने वापस करा दिया। ठीक है, तो उसने 12th पास कर ली, अब ये होगा। वो कहां से था, किसी को नहीं था, वो समझने की बात है। वो बात अलग है कि 2012 तक मेरे पास स्मार्टफोन था, मेरे फादर के पास फोन था, सब लोगों के पास फोन था। ठीक है, लेकिन वो होता है कि आप चीज समझने से, इंप्लीमेंटेशन से। तो अगर आप अब देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये बहुत जेन्युइन बात है, बहुत खतरनाक बात है। छोटा बच्चा सिर्फ दो लोग, जब उसकी समझदारी होती है वो 5 साल का होता है, 5 साल से पहले पहले उसके लिए सब कुछ 2 ही 3 लोग हैं, उसके पेरेंट्स या उसके साथ के कजिन वाले। जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको एक पर्सन और आता है, वो उसके टीचर है। कई बार आज के बच्चे अगर आप देखोगे तो इतना झगड़ा कर लेते हैं कि मैम ने बोला तो ये ऐसे ही होगा। तो अगर वो लोग कुछ कह रहे हैं, अगर उन लोगों की, अब देखो, अब हैबिट का क्या है, हैबिट का ये है कि अगर मैं देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोन चला रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा बच्चे, तो बच्चा क्यों करेगा, बच्चे को पता है कि वो फोन चला रहे हैं। तो बात गुड पेरेंटिंग की सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मुझे बदलाव लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव सिर्फ इन्वायरमेंट का नहीं होगा। इस बात पे कि अगर मैं भी वही फूड खा रहा हूं, मैं अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं तो ऑफकोर्स मेरा बच्चा कोल्ड ड्रिंक पिएगा। अब मैंने बहुत सारी लेडी को देखा है, बस में बैठ के मुंह के लगा के पी रही है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उसका बच्चा छोटा सा है, उसको कुछ नहीं पता, छोटे बच्चे क्या सारी चीज लेके मुंह में खींच रहे, तो खींच रहा है उससे और वो उससे छीन रही है। मैं उसको पीने को गलत नहीं बोल रहा, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल, बट स्टिल अगर आप ये कह रहे हो कि हमारा नालायक निकल गया है, नालायक वो नहीं निकला है, तुम्हारी हरकतों ने उसे नालायक बना दिया। तो अगर चाहते हो कि अच्छी हैबिट्स आए तो पहले तुम्हें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अपने बच्चों के सामने फोन मत चलाओ, खुद किताब उठा के पढ़ो। क्या बच्चों को ये पता होता है? एक तो या तो वो इंटरनेट से देखेगा कि भाई किताब के अंदर फोन भी चलाया जा सकता है, या फिर क्या हुआ, या फिर तुम चला रहे हो किताब के अंदर तो वहां से देखा है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें देखो मेरी, अब एक वो था अकॉर्डम कि बहुत सारे लोग प्रणाम करते हैं। ठीक है, मैं जब 6th क्लास में था तो हमने एक ट्रेंड स्टार्ट किया था हमारे घर कि हम क्या करेंगे, हम सबको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे। ठीक है, वो ट्रेंड चलता रहा। अब वो ट्रेंड आगे ऐसा हो गया, अब हम जाते तो जाके लोग क्या करते हैं, मतलब कितना अजीब लगता है थोड़े बड़े होने के बाद में कि लोग लगेगा एक हो गया, सर क्या बात है कि अपने पेरेंट्स को नमस्ते कर रहे हो, बार बार नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, गुड इवनिंग बोलो। मेरी दादी अनपढ़ है, कुछ नहीं पता, नोट गिन लेती है। ठीक है, नोट गिन लेती है, एंड देन सडन उसको भी याद, वो हमारे पास रही कुछ दिन के लिए, उसको भी आदत हो गई थी गुड मॉर्निंग बोलने की। मेरी नानी थी, चलो मेरी नानी तो बहुत, उसको वो बोलती है, तो वो आदत में है इनकल्टिकेट। आप लगातार बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, आ जाएगी। अब हम फोन उठाए कभी नमस्ते नहीं बोलते, ना मैं मेरे फादर नहीं बोलता, हम ऐसे ग्रीट करते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। मेरी मदर खुद ऐसा करती है। तो वो हो गया है, वो ट्रेंड हो गया है आज के टाइम पे। तो आप चीजों को रिपीट करोगे तो बार बार हो जाएंगी वैसे। तो उसमें ये चीज लिखी हुई है, और ये चीज आपको कहीं ना कहीं गुड हैबिट्स या गुड पेरेंटिंग में काम में आएगी। कैसे काम आएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खुद के बच्चे, मान लो आप किसी इंटरव्यू में चले गए और आपसे वहां पूछ लिया, तो इट विल अप्लाइज कि गुड जो पेरेंटिंग की जो हैबिट है वो सिर्फ इन्वायरमेंट से नहीं आती, दिस ऑल्सो अफेक्टेड बाय जीन्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी आपने खाया है उसका टेस्ट आपके बेबी को पता है, और क्रेविंग तभी होती है जब आपने पहले कुछ खाया हो। अगर आपने वो चीज पहले खाई नहीं रखी तो उसकी क्रेविंग कहां से होगी? तो क्रेविंग सिर्फ आपको ही नहीं होती, क्रेविंग दूसरों को भी होती है। और अगर एक और बात है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर आपको क्रेविंग जंक फूड की हो रही है या फिर ऐसे फूड की खाने की हो रही है, देन यू आर लेस इन मैग्नीज एंड विटामिन ए। आप अपनी बॉडी में मैग्नीज, कुछ लोग होते हैं ना शाम को क्रेविंग लग जाती है कि कुछ खा लें चटपटा, थोड़ा सा 2 समोसे हो जाए तो बढ़िया रहेगा,
देन दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज एंड विटामिन ए। आप अपनी बॉडी में मैग्नीज और विटामिन ए कंप्लीट कर लो, आपको नहीं आएगी क्रेविंग। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो सो मेनी फैक्टर्स में से ये बात बड़ी है कि जो पेरेंटिंग एस्पेक्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं करता है, दे आल्सो हैविंग दी वो डीएनए वाला पार्ट भी, जेनेटिक पार्ट भी करता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपने खाया है बच्चे को उस चीज की क्रेविंग होगी होगी। ये नहीं है कि अरे हमने पहले नहीं खाया था अब तो हम खा ही रहे बच्चे के सामने, फिर भी बच्चा वो नहीं खाना पसंद नहीं कर रहा है, बिकॉज दे नो दैट टेस्ट, उसके जीन में कहीं ना कहीं इनकोडेड हुआ है वो टेस्ट। ठीक है, ये देख लेना ट्रांस फ्री लोगो। अब एक देखो, ये ध्यान रखनी है सबसे बड़ी बात, वॉलेंट्री सर्टिफिकेट है, यहां पे यूपीएससी मार मारता है। किसकी बात कर रहा है? वॉलेंट्री सर्टिफिकेट्स की। ये नहीं है कि सर्टिफिकेट सबके लिए कंपलसरी, कोई चाहे तो ले सकता है। ठीक है, एंड सेकंड मेरे पास क्या है 2% तक। तो आप जितने भी चिप्स कुरकुरे देखोगे सबके पीछे ट्रांस फैट कितना लिखा हुआ, 1%, 0.055%, 1.2% या फिर 2%। जो 5 रुपए पैकेट होगा ना उसमें लिखा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? मैं नहीं मानता एक्चुअल में ऐसा होता है, क्योंकि कहीं से छप के कहीं पे आ रहा है, पैकेट कहीं पे हो रही है और जो मटेरियल बना है वो कहीं का है। किसके अंडर में आएगा? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दीज आर द, इट्स अ ब्रांच यार, इट्स अ बॉडी। हाँ वही है, फूड खाने के लिए। हाँ हाँ, अथॉरिटी बॉडी है। क्या मिलावट वाली न्यूज? परसों हरियाणा गवर्नमेंट की रेड में इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं, फूड सिक्योरिटी वाले। हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बहुत सारे पकड़े गए हैं। तो ये बात जो तुम बोल रहे करप्शन होती नहीं होती है, करप्शन है तभी पकड़े गए हैं। हरियाणा की बात है। ठीक है, ओके, न्यूट्रिशन पैथोजन ये छोड़ो। ओके, एक टॉपिक कितना टाइम है? चलो पहले यही कर लो। देखो क्लोनिंग, क्लोनिंग टॉपिक डालो, क्लोनिंग। क्लोनिंग हिंदी में। ठीक है, होता क्या है क्लोनिंग में बेसिकली है? क्लोनिंग बेसिकली क्या है, जब मैं क्या करता हूं, ये मेरी एक ऐसे, देखो डीएनए ऐसे दिखता है। एक चीज कल मुझसे किसी ने पूछा था कि सर जीन, डीएनए और क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या एक ही पार्ट है, एक ही जैसे? सुनने में तो एक जैसे, किसने वो कंफ्यूजन है इसमें? कितने लोगों को कंफ्यूजन है? हो, देखो मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि मेरे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल, याद है? ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मेरे पास कैसा होता है, एक तो कोडेड कोडिंग वाला और दूसरा नॉन कोडिंग वाला। और ये दोनों मटेरियल मेरे कहां होंगे? डीएनए में होंगे। कोडिंग मटेरियल क्या होंगे? सब लोगों के कोडिंग मटेरियल कितने? 98 पॉइंट समथिंग, अराउंड 98.55 समथिंग पर, और 98%, 99% सबका कोडिंग मटेरियल कैसा होता है? सेम। बाकी का जो नॉन कोडिंग है वो क्या है? वो अलग है। और उसी बाकी नॉन कोडिंग की वजह से हम क्या है, एक दूसरे से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? अब ये सारा पार्ट कहां होगा मेरे? डीएनए। जीन जो है मेरा, वो मेरी क्या है, बेसिक यूनिट है इस जेनेटिक मटेरियल की। जैसे मेरे पास सेल है ना, ऑर्गन, बेसिक यूनिट बॉडी की, वैसे ही मेरे पास जो सबसे बेसिक यूनिट है वो मेरा क्या है? जीन। और हर एक जीन का एक क्या है, यूनिक काम है।
और एक डीएनए में बहुत सारे जीन हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। अब क्या होगा, क्रोमोसोम का जो मेरा पार्ट है, अब देखो मेरे पास सेल है, सेल है मेरे पास, सेल के अंदर मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, जिसको मैं हिंदी में क्या बोलता हूं, केंद्रक बोलता हूं, केंद्रक है, ठीक है। अब इस केंद्रक में कहीं ना कहीं मेरे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और इसी में मेरे पास क्या है, क्रोमोसोम्स है, या फिर मेरे पास क्या है, डीएनए। जो मेरा सारा डीएनए, जो मेरा क्या है, जीन, अब मेरे क्या होंगे, अब एक मेरे पास एक जीन का एक काम है, दूसरे जीन का कोई दूसरा काम होगा, तीसरे का कोई काम होगा, चौथे का कोई होगा, कोई जीन ऐसा होगा जो मेरे क्या है, जो मेरे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई जीन ऐसा होगा जो मेरे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई वो मैंने एक्स वाई वाले बताए थे पेयर में, कोई मेरा सेक्स डिटरमाइन करेगा, कोई कुछ करेगा, ठीक है। जब ये मिलके पेयर से बनाएंगे पूरा डीएनए, देखो सारे मेरे पास डीएनए मिलके, एक चीज ध्यान रखना, सारे डीएनए मिलके मेरे क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बनाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उसका हाथ, मतलब उसको टूट के बने, कन्वर्ट हो गए, नहीं, दे विल इन्वॉल्व होके, सम्मिलित होके उनके साथ, ठीक है। और क्रोमोसोम्स मेरे कैसे रहेंगे, पेयर्स में रहेंगे, पेयर्स पेयर्स में रहेंगे, ठीक है। अब एक सवाल ये उठता है कि सर प्रोटीन का कुछ लेना देना है इनके साथ में, स्टोन प्रोटीन कौन सा बोला, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। अब देखो इन्होंने बताया हिस्टोन प्रोटीन्स की बात की है, वो प्रोटीन क्या करता है, डीएनए को कंप्रेस कर लेता है और कंप्रेस करके क्रोमोसोम्स में कंपैक्टली फिल्ड कर देगा, लेकिन उतना हमारे काम का नहीं है। देखो मेरे पास कोई भी चीज हो, उसमें मेरे पास प्रोटीन हो गई बिल्डिंग ब्लॉक के, तो मेरे जीन में प्रोटीन होगा, मेरे डीएनए में प्रोटीन होगा, और मेरे क्रोमोसोम्स में भी प्रोटीन का पार्ट, मेरा बिल्डिंग ब्लॉक क्या मेरे आरएनए में होगा, क्या मेरी सेल में होगा, हर जगह होगा। तो इसी से कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा क्या प्रोटीन है क्या। हाँ ये हो सकता है कि हर एक प्रोटीन का अलग अलग रोल हो, किसी का बाइंडिंग का काम हो, किसी का फॉर्मेशन का काम हो, किसी में कोडिंग जेनेटिक कोडिंग मटेरियल इन बिल्ड हो, इनकोडेड हो, बिल्ड बोल रहा हूं, इनकोडेड हो, तो ऐसा हो सकता है। तो चीज समझ में आई, जीन क्या है, और जीन, अब बहुत सारे जीन मिलके क्या बनाते हैं, जीनोम्स बनाते हैं। पूरी बॉडी के सारे जीन कर लूंगा तो मेरे क्या बन जाएंगे, जीनोम बन जाए, ठीक है। चलो इस पार्ट एक मिनट वापस आ जाते हैं क्लोनिंग की बात। जब क्या करना है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम क्या बना दे, कॉपी बना दे, एग्जैक्ट कॉपी। देखो यानी अब मैं जब एग्जैक्ट कॉपी की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल मेरे पास कौन सा है, कोडेड मटेरियल और नॉन कोडेड मटेरियल है ये, ठीक है ये। मुझे अगर अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनानी, क्या बनानी है, एग्जैक्ट कॉपी बनानी, और एग्जैक्ट कॉपी का मतलब क्या होगा, मुझे अपनी क्लोनिंग करनी है, तो मेरा कोडिंग मटेरियल और मेरा नॉन कोडिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, पूरा पूरा सेम होना चाहिए, पूरा पूरा सेम होना चाहिए। अच्छा इतना क्लियर है कि मुझे कोडिंग मटेरियल और नॉन कोडिंग मटेरियल क्या है, पूरा पूरा सेम चाहिए, ठीक है। एक मिनट, अब देखो मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि मेरे पास क्या है, अगर ये है मदर और ये है, वैसे नॉर्मल इनके पास क्या है, 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स इधर है इधर 46 क्रोमोसोम्स, 23 यहां से चल के आएंगे और 23 यहां से चल के आएंगे, और दोनों मिलके 46 का पेयर। और ऐसे क्या होता है, ऐसे कोई एक ऑफ स्प्रिंग या बेबी बनेगा जिसमें 50% हिस्सा मदर का होगा और 50% हिस्सा किसका होगा, फादर। तो अगर मुझे क्लोनिंग बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मदर वाला जो 50% हिस्सा हो क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ये मान रहे हो कि अगर मैं क्या करूं, ये 50% वाला हिस्सा खत्म करके पूरा पूरा 100% ये वाला हिस्सा लिया, तो
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सा हिस्सा खत्म करना पड़ेगा। अब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरा मेरा जो केंद्रक है उसमें क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल। अब ये भी बताया था ना, केंद्रक जो केंद्रक केंद्र क्या क्रोमोसोम्स होगा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। तो अगर मैं केंद्रक ही हटा दूं, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास ओव्यूम एग है, मेरे पास क्या है, स्पर्म्स है, और यहां पे क्या है, केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक में क्या है, मदर से 50% है, स्पर्म में क्या है, स्पर्म में कहीं ना कहीं क्या होगा, कि सेंटर होगा, वहां से क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अगर मैं ये न्यूक्लियस हटा दूं, और न्यूक्लियस हटा दिया मतलब क्या है, जितना भी जेनेटिक मटेरियल कहां से आया, जो मदर के थ्रू आ रहा है, वो सारा का सारा हटा दिया। अब मेरे पास क्या, अब मेरे पास ये जाएगा, और ये कौन से, फादर के थ्रू। एंड देन यहां से जो बनेगा बाद में सेल और जो बेबी बनेगा, दैट बेबी इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट, एग्जैक्ट कॉपी होगा। क्यों, क्योंकि 9th कॉलोनी क्या है, अभी क्या था, देखो मैंने यहां पे एक चीज बताई, कोडिंग मटेरियल नॉन कोडिंग मटेरियल कितना कितना आना था, 50% 50%, लेकिन अब कितना है, कोडिंग और नॉन कोडिंग मटेरियल किससे आया, पूरा पूरा फादर से। एंड देन जो पर्सन पैदा होगा एग्जैक्टली इसमें, भाई जो 50% ये है, क्या ये 50% इसके लिए 100% नहीं होगा। लेकिन हम ये तो 50-50 ऐसे बनाया ना, तो इसकी एडिट करनी है तो वो 50-50 उसमें तो नहीं। देखो मुझे लगता है, मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे लगता है शायद आपका डाउट है, आप ये कह रहे हो कि सर मदर से अभी भी तो एग है, वो भी तो कुछ देगा, वो भी तो कुछ देगा। यस, देखो एग मेरा सिंपल ये नहीं देता है कि एग मेरा क्या है, बेस भी देता है। और एग में क्या होगा, एग में मेरे पास वो है प्लाज्मिड्स है। एक मिनट सुनो, मेरे पास कोई भी सेल है, कोई भी सेल, उसमें मेरे पास गोल्गी बॉडीज हैं, सब है, सब है। ठीक है, मेरे पास कहीं ना कहीं केंद्रक है जिसमें मेरे पास डीएनए, उसके अंदर के मेरा जेनेटिक मटेरियल है। बाकी सब सेल के जो पार्ट्स है वो काम कर रहे हैं, डीएनए का जो काम है जब उसकी बारी आएगी तब वो करेगा। एग का क्या है, एग एक अपने आप की क्या स्पेशल टाइप की एक सेल है, ठीक है, जिसमें सब चीजें होंगी, जिसमें न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस में क्या है, कुछ और पार्ट होगा, उसमें कहीं ना कहीं और पार्ट भी होंगे, कुछ और होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। अब उसमें क्या है, जब उसके कॉन्टेक्ट में स्पर्म आएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई कौन सा पार्ट करेगा, मल्टीप्लाई वो वाला पार्ट करेगा जो उसके अंदर और फ्लूइड्स है, प्लाज्मोडियम, नो वो क्या है, साइटोप्लाज्म्स वगैरह है, जो फ्लूइड्स वगैरह है, वो क्या करेगा, वो रेप्लिकेट करेगा सेलों को, सेल को, क्योंकि उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि अगर उसको स्पर्म सेल मिलती है तो क्या करेगा, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस रेप्लिकेशन में डीएनए काम नहीं कर रहा है, उसमें और कोई मटेरियल है जो उसका रेप्लिकेशन का काम कर रहा है। डीएनए क्या करता है, डीएनए मदर की जो जो टेंडेंसी, जो मदर की जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, जो उसका न्यूक्लियस है। अगर मैं न्यूक्लियस को निकालूंगा मेरी सेल डिवाइड होगी, लेकिन उसमें जेनेटिक मटेरियल मिसिंग है, जो उसकी आइडेंटिटी बताएगा, जो उसकी मदर की आइडेंटिटी बताएगा कि उसकी मदर कैसे दिखती है। जैसे मैं नॉर्मल बोलता हूं कि अगर मेरी आई का जो कलर है वो हमेशा हमें मदर से मिलता है, अगर म्यूटेशन ना हो तो, ठीक है, तो मदर से मिलता है हमें आई का कलर। तो कल को क्या है, अगर फादर का कलर कैसा है, तो अगर मैंने न्यूक्लियस निकाल दिया तो वो जो ट्रेड्स हैं जो उसको मदर से मिलने थे, और क्या ट्रेड्स होते हैं, सोना नहीं है, और क्या क्या ट्रेड, इसे देखो, और क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, हाइट का हो गया है पैरामीटर, ठीक है, हाइट वेट के जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। और जो क्या होगा, और मेरे पास क्या होगा, और मेरे पास ये है। तो मैंने क्या किया, जो सेल में डिवाइड हो गया, सेल तो डिवाइड होगी होगी, लेकिन जो मटेरियल मदर के थ्रू आना था वो मटेरियल मदर के थ्रू नहीं आएगा। और कई बार ऐसा नहीं है, देखो अब क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस का कंसेप्ट याद है, ये जरूरी नहीं है कि ये मैकेनिज्म जो हो रहा है, ये मैकेनिज्म भाई आर्टिफिशियली हो। कई बार क्या होता है, अब देखो, अब जब जाइगोट से फॉर्मेशन होना था, जाइगोट वगैरह बना है, ठीक है, तो वो दो अलग अलग में बन गया, और इन्होंने आगे चल के ग्रोथ किया, आगे चल के ग्रोथ किया, तो यहां पे क्या है, एक बेबी की बजाय दो बेबी बने।
ठीक है। अब देखो, या तो यहां पे जाइगोट में क्या हो, डिफरेंशिएशन हो, या ऐसे हो सकता है कि बिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार एक एग की बजाय दो एग फ्यूज हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। यस, इज इट पॉसिबिलिटी। मेरा ये केस हो सकता है कि मेरा जाइगोट क्या है, दो में डिवाइड हो जाए, ठीक है, तब भी ये किसी में बन सकता है। या फिर क्या है, मेरे पास मल्टीपल्स हुआ है, एग आए हैं, और मल्टीपल से एग में से क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, तब मेरे पास वो हो गया। इस कंडीशन में जब मेरे पास दो बेबी, अब आपने देखा होगा 3 दिन में भी हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 बेबी भी हो सकते हैं, हुए हैं ऐसे। लेकिन कई बार ये भी होता है ना, कि कई बार ऐसे भी होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, अर्ली प्रेगनेंसी में 3 बच्चे शो कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में 3 बच्चे शो हुए, लेकिन लेटर स्टेज में क्या हुआ, लेटर स्टेज में क्या हुआ, नहीं सर्वाइव कर पाए, आपको स्पोर्टिंग हुई, और मतलब जो एक वो था, जो जाइगोट था, वो रिलीज हो गया, बाकी 2 बचे हुए। क्योंकि क्या सर्वाइवलिटी की बात है ना। अब वेल वगैरह होती है, उनमें भी ऐसे होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, लेटर स्टेज लास्ट में क्या है, एक ही पैदा होगा, सर्वाइवलिटी। तो ऐसे भी होता है, लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है और सब कुछ ठीक है तो 4 भी हो सकते हैं। बट दैट सिनेरियो इज वेरी, मतलब वो सिनेरियो क्या है, वो सिनेरियो बहुत सही नहीं, ग्रीस हो रही है, नहीं करना है उस सिनेरियो, वो रेयर रेयर केस के सिनेरियो, ठीक है। क्या रेयर केस सिनेरियो के अलावा कोई और चांसेस भी हैं और कंडीशंस भी हैं? यस, अगर आप क्या कर रहे हैं, आपको बार बार मिसकंसेप्शन हो रहे हैं, या मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या फिर आपने लॉन्ग टर्म तक ऐसी मतलब प्रेगनेंसी कंट्रोल करने वाली पिल्स यूज की हैं, ठीक है, या फिर मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज वगैरह में, मतलब बहुत सारे क्या है, आपने मिसकैरेजेस कराए हैं, तो वो रीजन भी हो सकते हैं। उससे भी क्या होता है, उससे बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, और आपके एक एग से ज्यादा 2-3 एग रिलीज हो जाते हैं कई बार, दैट इज ऑल्सो द पार्ट। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी बेबीज एक्स्ट्रा बन सकते। और अब क्या होगा, अब इसमें अगर 2 बेबी हैं, ठीक है, 2 बेबी है, अब होना क्या चाहिए था, अगर सेम सेम जेनेटिक मटेरियल है 100%, तो क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे। ऐसा अब ये से रेयर, देखो ट्विंस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस होना बहुत बड़ी बात। और आइडेंटिकल ट्विंस में भी क्या है, पूरा पूरा जेनेटिक कोड सेम होना, वो उससे भी रेयर कंडीशन। आपको दिखेंगे ट्विन 2 बच्चे पैदा हुए, अब क्या हुआ, अब देखो मेरे पास में एक्स एक्स है, एक्स वाई है, एक्स्ट्रा एग आ गया, यहां से ये चल के आया, यहां से ये चल के आया, क्या हो गया, यहां पे लड़की पैदा होगी, यहां पे लड़का हो गया, ट्विन हो गए, सिलेक्शन था। या फिर क्या हो गया, या फिर ऐसे चल के आया, ये सिलेक्शन हुआ, एक्स 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 एक्स, दोनों लड़कियां पैदा होगी ट्विंस के केस में, ठीक। या फिर ऐसे हुआ, दो बॉय हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये मतलब ये रेयर है, पर इतना रेयर नहीं है। अब हुआ क्या है, अब समझो ऐसा, जो जेनेटिक मटेरियल यहां पे आना था पेरेंट्स के थ्रू, वो कहीं ना कहीं मदर में मिसिंग रह गया। या फिर क्या हुआ, या फिर सिंपल ये समझो कि जो 46 का पेयर है, एग्जैक्ट यही यही जीन की कॉपी, सेम यही जीन क्या हुए हैं, दोनों में सेम इक्वली आए हैं, दोनों में कोडिंग मटेरियल नॉन कोडिंग मटेरियल क्या है, एग्जैक्टली सेम आए 23-23 में। तो जो बच्चे पैदा होंगे दैट विल बी आइडेंटिकल ट्विंस, मटेरियल का है ना। अब मेरे में उस मटेरियल में थोड़ा सा बदलाव भी आ सकता है, जो कि ऑफ कोर्स है। तो ट्विन आइडेंटिकल ट्विंस बहुत वो है रेयर। और इवन ये हो सकता है कि कुछ ट्विंस देखने में एक जैसे हो, जैसे कि हाइट ऐसी हो, दोनों की शक्ल एक जैसी मिल रही हो, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, उसमें भी ये मैं नहीं मान सकता कि 100% सेम क्या है, कोडिंग और नॉन कोडिंग मटेरियल सेम है। और मेरे पास सबसे रेयर केस होती है वो वाली कंडीशन जिसमें मेरे पास 100% क्या हो जाएगा, कोडिंग मटेरियल नॉन कोडिंग मटेरियल सेम होगा दोनों में। और ये बहुत रेयर टू रेयर कंडीशन है, ठीक है, बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन जब होगा तो उसमें क्या है, उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेंगे तो बहुत लंबा टाइम चलता है। तो यस, वो भी जो है मेरे पास हो सकता है, ठीक है। और ये वाला जो मेरे पास होगा,
ये कौन सी कंडीशन जो मैं बताया था आपको, ये सब कंडीशन कौन सी है, नेचुरल। यस, नेचुरल है मेरे पास क्लोनिंग हो सकती है, और आर्टिफिशियल मेरे पास क्या हो गया, आर्टिफिशियल का मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, लैब से आए, कहां गया वो, लैब से आएंगे और क्या करेंगे, एग लेंगे, एग में क्या कराएंगे, यूज कराएंगे। अब सवाल ये उठ गया कि ये तो सर पुरुषों की बात हुई, महिलाएं कहां गई, अगर मुझे अपने आइडेंटिकल ट्विन पैदा करने, देन व्हाट विल आई डू। ये तो जो आइडेंटिकल ट्विन, इस कंडीशन में क्या, हमने न्यूक्लियस निकाल दिया, यहां से स्पर्म आया, सारा 50% जो जेनेटिक मटेरियल पुरुष से आना था वही 50% इसके लिए क्या बन जाएगा, 100% जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा। माना कि पुरुष का 50% है, लेकिन इस बेबी के लिए क्या है, 100% जेनेटिक मटेरियल है वो, तो ये कैसा बनेगा, उस पुरुष के जैसा बनेगा। अब किसी महिला को सेम जेनेटिक मटेरियल बनाना, तब क्या करें, एग को इस बात से मतलब नहीं है स्पर्म सेल है या वो है, ठीक है, अगर कोडिंग मटेरियल आ रहा है तो वो फ्यूज कर जाए। आप क्या करोगे, एक एग लोगे, ठीक है, आप उसी एग में या तो आप डोनर एग ले सकते हो, किसी और का भी एग ले सकते हो, या फिर अपना खुद का एग ले सकते हैं। उसी एग में आप क्या करोगे, पहले क्या निकालोगे, अगर किसी और का तो क्या निकालोगे, न्यूक्लियस निकालोगे, और फिर क्या करोगे, अपना मटेरियल डालोगे। कौन सा मटेरियल, जो आपके न्यूक्लियस का है। समझो मेरी बात, एग है, दो कंडीशन है मेरे पास, यहां देखो, केस 1, केस 2, सेम एग है, न्यूक्लियस है, और हमने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल एंटर करा। यहां पे मैं रुको एक बार, मुझे स्पर्म की जरूरत ही नहीं है, फ्यूजन हुआ, सेम, और फिर मैं क्या करूंगा, आईवीएफ के थ्रू आई विल पुट इनटू दी वूम। केस नंबर 2, डोनर का एग है, कोई अलग से एग लिया, वो होगा न्यूक्लियस, क्या करूंगा, न्यूक्लियस हटाया, न्यूक्लियस में मटेरियल रखा, किसका, मदर का, अगेन सॉरी, या फिर अगर तुम्हें नहीं चाहिए, अगर तुम्हें स्पर्म के साथ ही फ्यूजन करा दो, स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल निकाल दो, लेकिन स्पर्म के साथ दिक्कत क्या है, सेल बहुत छोटी है, वो छोटे सेल में क्या है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, एंड दिस गिव्स द कंसेप्ट ऑफ, वो नहीं है, आपने बहुत सारा देखा होगा वंडर वुमेन वाला कंसेप्ट, जहां पे सारी महिलाएं महिलाएं, पॉसिबिलिटी। और ये तो हमेशा से ये तो हमेशा ये था कि धरती से अगर पुरुष खत्म हो जाए आज भी, तब भी महिलाएं महिलाएं सर्वाइव कर सकती है, वो अपना प्रजनन करके आगे जनसंख्या बढ़ा सकती हैं। दैट इज वेरी फेयर, बिकॉज उनको क्या है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके पास। यहां तो सर्वाइवल एक्सटेंशन पुरुषों का है कि अगर कल को महिलाएं खत्म हो जाएंगी, देन व्हाट विल हैपन, दे विल नो। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है, देयर इज कंसेप्ट दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल वूम, ठीक है, अगर आर्टिफिशियल वूम क्रिएट किया जाएगा, देन देयर विल बी, खत्म हो जाए महिलाएं, पुरुष अपने आप सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, सबसे बड़ी समस्या फिर भी एग की ही पड़ेगी। तो अगर आपके पास एग नहीं होगा तो आप कैसे वो कराओगे, ये सब वूम में सर्वाइव करा सकोगे, लेकिन फ्यूजन के बाद अगर सर्वाइव करा पाओगे, पहले नहीं करा पाओगे, ठीक है। आओ अब टाइप्स पे आ जाओ, ये तो मेरे पास क्या था, आर्टिफिशियल था, टाइप पे आ जाओ। मेरे पास कितनी तरह की होती है, मेरे पास 3 तरह की क्लोनिंग होती है। कितनी तरह की क्लोनिंग होती है, 3 तरह की। फर्स्ट है डीएनए या फिर जीन क्लोनिंग, डीएनए या फिर जीन क्लोनिंग। सेकंड है मेरे पास में रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग,
जो अब हम तब तक बात कर रहे थे सारी किसकी बात कर रहे थे? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। एंड थर्ड वन इज थेरेपेटिकल क्लोनिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अगर कोई स्पेशल कोई भी जीन की वो करना है, कॉपी करनी है, उस जैसा सेम जीन बनाना क्लोनिंग करा के, दैट इज द डीएनए क्लोनिंग। ठीक है, आप क्या करते हो, देखो मेरी बॉडी कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, एक मिनट, वो आपको याद है ना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वाला कंडीशन याद है? बैक्टीरिया में हमने क्या किया था, बैक्टीरिया में हमने इंसर्ट कर दिया था पार्ट, और फिर बैक्टीरिया क्या करेगा, प्रोड्यूस कर रहा था, मेरा प्रोड्यूस कर रहा था क्या, वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था। वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था जो आगे मेरे किस में हेल्प करेंगे, डीएनए की फॉर्मेशन। सेम वही वाली टेक्निक यूज करूंगा मैं, कि क्या करूंगा, यहां पे मैं पहले प्रोड्यूस कराऊंगा डीएनए एंड डीएनए पार्ट के, उसके बाद मैं क्या करूंगा, रेप्लिकेशन कराऊंगा उन्हीं की। ये क्या होगा, मुझे सेम आइडेंटिकल्स क्या देंगे, लेकिन मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला टेक्निक यूज नहीं कर सकता हूं। रिकॉम्बिनेंट वाला मेरे पास क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट क्या कहता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये बात कहता है कि मैंने जो डीएनए फॉर्म किया है वो डीएनए अलग अलग उससे है, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग मटेरियल से, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है। तो मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी लगेगी, नॉर्मल मैं डीएनए फॉर्मेशन कर सकता हूं इस थ्रू से, एंड दैट इज माय जीन क्लोन। लेकिन मेरा मटेरियल कैसा होना चाहिए, 100%। यहां पे भी मैं एक चीज और ध्यान रखनी है, जो एग्जांपल मैंने दिया, जो जो बैक्टीरिया प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस चीज में मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा जो मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वो एग्जैक्टली ह्यूमन मटेरियल हो, क्योंकि अगर मेरा जेनेटिक मटेरियल समहाउ किसके साथ मिक्स हो गया है, बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया अपने प्रोड्यूस करे तो कुछ ना कुछ मिक्स होगा ना उसका पार्ट भी, तो मुझे उस चीज का ध्यान रखना। मुझे क्या है, मेरे पास जो आउटकम में जो डीएनए आए वो 100% कोडिंग मटेरियल और नॉन कोडिंग मटेरियल कौन सा आना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में इंसर्ट किया था उस वाले। ठीक है, अगर हल्की सी इंप्योरिटी आ जाएगी देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू डिफरेंशिएट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव में क्या करते हैं, हम पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म के बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, और फिर बाद में क्या कर देते हैं, आईवीएफ और इनके थ्रू बॉडी के अंदर इंप्लांट कर देते हैं, और जो नया बेबी बन के आएगा दैट विल बी सिमिलर। ठीक है, कुछ टाइम के बाद बेबी प्रोड्यूस होगा एंड देन दे बोथ हैव द सेम जेनेटिक मटेरियल, 100% कोडेड और नॉन कोडेड मटेरियल क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, देखो थोड़े, अब देखो क्या है, एक इसके लिए थोड़ा सा ये आओ, एक चीज समझो, मान लो किसी को कोई रेयर डिजीज है, रेयर भी छोड़ो, जेनेटिक बीमारियां याद है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मान लो किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, इसको और भी अच्छे समझो कि मान लो किसी को हेरिडेटरी वो है डायबिटीज, ठीक है, वंशानुगत वाली आ रही है, पेरेंट्स से बच्चे में क्यों हो रही है, या तो ऐसा हो सकता है कि इसका खुद का, इसको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या फिर क्या है, या फिर इसके पैनक्रियाज ने जो सिक्रेट करने हैं, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करने, वो रिलीज नहीं कर पा, या फिर ये लगाओ कि इसका जो पैनक्रियाज है वो क्या है, डिफेक्टिव, पैनक्रियाज डिफेक्टिव। अब मैं पैनक्रियाज के, ठीक, इन्होंने क्या लिया, इन्होंने सेल्स बनाए, स्टेम सेल याद है, स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोटिक स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट मल्टीपोटेंट सेल, ओलिगोपोटेंट सेल्स, इन्होंने क्या किया, अब सेल्स लेंगे,
और सेल्स को क्रिएट करके मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स क्या करती हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करा सकता हूं। इसका मतलब क्या है, ये ऐसी सेल्स हैं जब ये आगे दोबारा कन्वर्ट होंगी तो मैं इनको अपनी डिजायर्ड सेल के अकॉर्डिंग बना लूंगा। देखो मेरी बात समझो, पहले मेरे पास में जाइगोट एम्ब्रियो में एक तरह की सेल है, एक तरह की सेल, वो सेल आगे चल के दूसरे सेल में बदलेगी और फिर बदलती बदलती क्या है, अगर कोई सेल एक जैसा ही बनाएगी देन इट इज यूनिपोटेंट सेल, यानी मेरी स्किन। अब मेरी स्किन सेल प्रोड्यूस हो रही है, तो मेरी स्किन सेल जो प्रोड्यूस हो रही है वो स्किन सेल ही बनाएंगे, वो कोई दूसरा नहीं बना सकता, वो है यूनिपोटेंट सेल, ठीक है, यानी एक तरह की। अब मेरे पास कुछ है मल्टीपोटेंट सेल, वो सेल अपनी मर्जी से बदल जाती है, जैसे मेरी बोन मैरो की सेल। क्या होता है कि अगर मेरी बोन मैरो जब सेल क्रिएट करेगा तो सेल एक जैसी सेल प्रोड्यूस होगी, बाद में अपनी मर्जी से आरबीसी बन जाती है, अपनी मर्जी से डब्ल्यूबीसी बन जाती है, अपनी मर्जी से प्लेसेंटा बन जाती है, अपनी मर्जी से टी सेल बन जाती है, अपनी मर्जी से बी सेल बन जाती है। वो क्या है, वो मल्टीपोटेंट सेल के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। अब इससे पहले क्या, इससे पहले और भी है प्लूरिपोटेंट सेल, वो क्या है, और डाइवर्सिफाई होंगी। यानी अब तो मेरी बोन मैरो की क्या, बोन मैरो ने अपनी बोन मैरो के मतलब जो मेरे पास प्रोड्यूस है वहां पे सेल वो एक जैसी है, वो ब्लड में है, लेकिन ब्लड की सेल क्या है, अलग अलग है, प्लेसेंटा की अलग तरह की है, आरबीसी की भी अलग है, डब्ल्यूबीसी की अलग है, वो सब अलग अलग है। या फिर मेरी क्या है, अब डब्ल्यूबीसी में मेरे पास टी सेल अलग है, मेरे पास बी सेल अलग है, वो सब कहां से, बोन मैरो से आई। लेकिन इससे पहले और भी तो मेरे पास सेल है। अब मेरे पास बोन है, बोन के साथ साथ मेरे पास मसल्स है, मसल के साथ मेरे साथ क्या है, कार्ट्रेज है, कार्ट्रेज है। अब ये वाली सेल क्या थी, किसी टाइम पे एक ही तरह की सेल थी, लेकिन फिर डिवाइड हुई तो क्या है, अलग अलग बनी, दैट इज माई प्लूरिपोटेंट सेल। वो ऐसी सेल होती हैं जो क्या करती हैं, जो अपने तरीके से क्या होती हैं, किसी भी में बदल जाती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और ये सब कहां होता है, ये कोड जब वूम में बच्चा होता है उस टाइम पे कन्वर्जन होता है। और स्टार्टिंग में जो मेरे पास होती हैं, तो मेरे पास क्या रहती हैं, अब देखो मेरे पास यही स्टेम, देखो मेरे पास दो तरह के स्टेम सेल होते हैं। एक तो मेरे पास वो वाली स्टेम सेल होती हैं जो मेरी एम्ब्रियो में होंगी, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो वाली क्या है, एम्ब्रियो वाली प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट सब है, और लास्ट में यूनिपोटेंट बनती है। दूसरे मेरे पास स्टेम सेल्स होती है, जो मेरी बोन मैरो में भी कुछ क्या होती है, स्टेम सेल्स होती है, अडल्ट स्टेम सेल। वो भी आगे चल के क्या होती है, दूसरों में बदल सकती है, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं बदल सकती जितनी मेरी एम्ब्रियोटिक स्टेम सेल बदल सकती है। उनसे जैसा क्या है, उन जैसा डाइवर्जन उनके पास में नहीं है। अब होता क्या है, होता यह है कि या तो मैं क्या करूं, या तो मैं एम्ब्रियोटिक सेल ले लूं, एम्ब्रियो वाली सेल, और एम्ब्रियो वाली सेल को क्या करूं, अपनी मर्जी से सेल बना के वो सेल करूं, और वो सेल बाद में इनमें इंट्रोड्यूस करा दूं। दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास ऑप्शन होता है अडल्ट स्टेम सेल का, वो मेरी बॉडी में है। पर उनमें क्या है, उनमें एक इशू ये है कि अडल्ट स्टेम सेल लिमिटेड क्या होती हैं, बदल सकती हैं दूसरी सेल्स में, लेकिन एम्ब्रियोटिक क्या है, एम्ब्रियोटिक के पास में वास्ट डाइवर्सिफिकेशन है कि वो क्या करेंगे, वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाती है। भाई लिख लिया करो, ये कोई बात नहीं, जाके पढ़ लेना, ठीक है, या फिर वीडियो देख लेना ये वाली दोबारा, ठीक है। तो वो क्या होंगे, उनके पास में डाइवर्सिफिकेशन है कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और मुझे क्या करना है, जब मुझे किसी भी एक ऑर्गन के लिए या फिर कोई टिश्यू बनाना हो जिससे आगे चल के मैं कोई भी बीमारी, जिसमें कि मुझे क्या करना है, ऑटोइम्यून डिजीज या फिर मेरा क्या है, पेनक्रियाज, किसी वजह से डिफरेंशिएट करना है। अगर क्योंकि अब मेरे पास क्या है, इस पेनक्रियाज में मेरे पास डिफेक्टिव सेल है, कैसे सेल है, डिफेक्टिव सेल्स, और मैं इनकी जगह पे क्या कर दूंगा, हेल्दी सेल इंट्रोड्यूस कर दूं। क्या करूं, हेल्दी सेल्स इंट्रोड्यूस कर दूं। और जो मैंने सेल की क्लोनिंग बनाई है, सिमिलर सेल बनाई वैसी, दैट इज नोन एज माई थेरेप्यूटिक थेरेप्यूटिकल्स क्लोनिंग, ठीक है, वन ऑफ द ड्रॉबैक फॉर बायोलॉजी, ठीक। तो मेरा जीन वाली में मेरा क्या होगा, मेरा जो जीन, जो मेरा जेनेटिक मटेरियल है उसमें मैं क्या करूंगा, वो बनाऊं, ये मेरा डीएनए बनाना हो गया है। उसमें मुझे अगर मैं थेरेप्यूटिकल्स में क्या करूंगा, मेरा पूरा पूरा मेरा कोई ऑर्गन बनाना है, कोई डीएनए बनाना है, या फिर उसकी कोई सेल्स बनानी, एंड लास्ट मेरे पास वो रिप्रोडक्टिव में क्या है, मैं पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना, मैं पूरा पूरा क्या बनूंगा, ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है।
अब देखो एक चीज समझो, मेरे पास कोई एक ब्रीड है, मेरे पास कोई एक एनिमल, मेरे पास कोई एक गाय है, काऊ लगाओ, ठीक है, मेरे पास दो गाय हैं, एक दूध ज्यादा देती है, एक दूध कम देती है, ठीक है, लेकिन अब फायदेमंद कौन सी है? दूध। लेकिन एक समस्या और है, जो ज्यादा दूध देती है वो हर चौथे दिन बीमार रहती है, और दूसरी बीमारी नहीं होती। अब कौन सी फायदेमंद? दोनों में प्रॉब्लम है सर। देखो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बीमार एक ऐसी है जो बहुत मिल्क यील्ड उसका ज्यादा है, वो दूध ज्यादा देती है, ठीक है, लेकिन साथ के साथ क्या है, जब उसको डिजीज आएंगे तो क्या है, डिजीज इजीली उसको क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। लेकिन दूसरी क्या है, दूसरी मिल्क कम देती है लेकिन बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें ज्यादा। सबके अपनी अपनी क्वालिटीज, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ मैं इसको बता देता हूं। अब बहुत सारे लोग पेरेंट्स तुम्हारे ये कहते हैं कि हमें लड़का देख के शादी करनी, हमें लड़की देख के शादी करनी। व्हाट डज इट मीन? दे वांट्स टू सी योर जीन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर जीन। नहीं सर हमारे यहां पे तो नौकरी देख के होती है। हंसने की बात सबसे ज्यादा, तुम्हारे जीन इंटेलिजेंट थे इसलिए तुमने क्या किया, सरकारी नौकरी का टेस्ट क्लियर कर दिया। नहीं सर हमारे जो ये है, ये वाले तो 8 लाख में लगे हैं, 11 लाख अब दहेज मांग रहे हैं कि ताकि 8 लाख का वो कर्जा उतारा जा सके। सच्चाई है ये, लेकिन भाई उसके पास उसके जीन में इतना था कि वो 8 लाख का एडजस्ट कर सकता था। कुछ भी चालाकी लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी। सर वो जब देखने आए थे तो ये देख रहे थे, अरे लड़की की हाइट कम है, सावली ज्यादा है। जीन आगे जब ट्रांसफर होंगे तो बच्चे कैसे पैदा हो? So they are not looking at you, they are looking at your, this is not I am talking, this is science within me talking, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात साइंस कह रही है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही है, वो क्या कर रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही है। अब क्या करना है, अब हमें एक तो देखो, या तो मैं क्या करूं, जीन एडिटिंग, कि मैं जो जो जीन प्रोमिनेंट है, जीन साइलेंसिंग, मैं क्या करूंगा, उस गाय में जाऊंगा और जाके जीन साइलेंसिंग कर दूंगा। जीन साइलेंसिंग क्या होती है? जीन साइलेंसिंग क्या है, कल ही बताया था। जीन साइलेंसिंग क्या है? हाँ वो जीन अपना कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। या फिर मैं, और क्या है, और जो मेरा जीन कम है, दूध वाला, जो दूध ज्यादा देने वाला, मैं क्या करूं, उसको जीन एक्सप्रेशन कर दूं, किसको एल्टर करके उनको एक्सप्रेस करा दूं, ठीक। तो अगर मैं, जो मेरी गाय क्या है, जो मेरी गाय जल्दी बीमार हो रही है, तो मैं उसका जीन जो क्या है, जो बीमारियों को प्रोन कर रहा है, जो बीमारी को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको क्या कर दूं, जीन साइलेंसिंग कर दूं। लेकिन ये टेक्निक क्या है, बहुत ज्यादा, कल को गाय को जाके क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, हो सकता है। और टेक्निक क्या है, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट की है, सबके पास स्किल नहीं है, ठीक है, बहुत सारी कंट्री है जिनके पास स्किल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक कंसेप्ट आता है कि हम वो वैरायटी देखते हैं जो, जिनकी वैरायटी क्या है। अब जैसे एक डोली शिप की बात की, क्लोनिंग हुई जिसकी, तो हमने क्या देखा, हमने प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स देखे। एग लिया, एग लेने के बाद सिंपल है, डायोड निकालो, सॉरी वो है क्या है मेरे पास, केंद्रक जो है, न्यूक्लियस निकालो, जो जिसकी कैरेक्टरिस्टिक बढ़िया उसका न्यूक्लियस डालो, फ्यूजन कराओ, और क्या है, अंदर डालो, आईवीएफ के थ्रू इंसर्ट कर दो इनसाइड दी वूम्ब ऑफ दैट स्पीसी, और मेरा जो अगर आगे पैदा होगा दैट इज माई रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के तहत हो जाएगा। तो इजी कौन सा है, इजी वाला। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए मेरे पास डोली शिप्स और वो सब आए थे, ठीक। इस पे आगे कल हम बात करेंगे, यहां तक बताओ कोई डाउट है कोई डाउट? क्लियर है? जीन में मैं जीन को करूंगा, थेराप्यूटिकल में मैं केमिकल सेलुलर टिश्यू कर रहा हूं, और रिप्रोडक्टिव में पूरे पूरे क्या बना रहा हूं, ऑर्गेनिज्म बना रहा हूं, ठीक।